अस्सलामुअलैकुम। आखिरकार सस्टेनेबिलिटी नए सब्जेक्ट के नाम पे लोग फिजिकली नजर आना शुरू हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छी वेव है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में भी एक अच्छी तादाद हमें देखने को नजर आई। और वो तो बेचारा गरीब सब्जेक्ट है, उसमें तो लोग कहते हैं कि जब बिल्कुल मरने वाले हो तो फिर ये वाला पेपर उठाना है, क्योंकि ये अदरवाइज ये पेपर तो उठाना खतरनाक है। सस्टेनेबिलिटी तो बिगनर्स लोगों के लिए है। तो अगेन मैं वो तकरीर तो नहीं करूंगा जो पिछले दिन की कि क्या हिस्ट्री थी। इससे पहले फिजिकली क्लासें होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉलेजेस फिजिकल बंद कर गए। कोविड आने के बाद जो है वो फर्म को पता लग गया कि अब बच्चा तो ऑनलाइन भी क्लास ले सकता है। उसके बाद से फर्म ने बच्चों को जाने की इजाजत देना बंद कर दी। बट इस वक्त अचानक से एक नई तरह के लोग भी नजर आना शुरू हुए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कैफ के बाद एक अहम फैसला किया कि हम पढ़ेंगे। तो वहां से हमें लगा कि अब शायद कुछ लोग ऐसे भी दरियाफ्त होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे, क्योंकि सीए फाइनल के लोग जो है वो पढ़ने के बारे में सोचते हैं। वो हर दिन इरादा करते हैं कि हम पढ़ेंगे, और हर अगले दिन यही बात भूल जाते हैं। फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, साल बाद अटेम्प्ट है, किसी की 1.5 साल बाद अटेम्प्ट होती है। फिर 6 महीने बाद अपने आसपास दोस्तों से पूछते हैं तुमने पढ़ाई शुरू की, वो कहते हैं नहीं। फिर इजी हो जाते हैं। फिर मजीद आधा साल गुजरता है, अब 3 सब्जेक्ट उठाए हुए होते हैं, पैनिक होना शुरू होते हैं। किसी दोस्त से कहते हैं यार मैं बड़ा घबरा रहा हूँ, कहता पाकिस्तानी सीए कर रहे हो ना, अगर तुम एसीसीए में होते तो ये टेंशन ही ना होती। आप कहते ना करो, एसीसी शुरू करने से ये टेंशन खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं हाँ। तो आप एसीसीए में पहले तो फ्री एग्जामिशंस क्लेम करके पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं अल्लाह का शुक्र है सीए की टेंशन मैंने खत्म कर दी। हालांकि खत्म नहीं हुई, वो अपनी जगह खड़ा हुआ है, आपने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। अब जब मुंह मोड़ लिया तो फिर एसीसी शुरू करते हैं। F7 F9 तो ऐसे शोल, उनको हल्का सा टच करो पास हो जाते हैं। पता कहते यार अब मैं आया हूं सही बॉडी के पास, मैं अभी तक अपना टाइम बर्बाद कर दिया, पता नहीं क्या हो गया किस तरह से। फिर जब पी सीरीज में जाते हैं ना, तो एसीसी आई कैप जैसे नजारे दिखाता है। तो फिर उधर जब पेपर पास करने में डिफिकल्टी होती है और हर पेपर भी लाख लाख रुपए का पड़ रहा होता है, फिर अचानक से याद आता है कि मेरा इदारा तो बड़ा अच्छा था, बड़े मुनासिब पैसे लेता था, और अच्छा भला मैं आगे तक तो आ गया था। मैं ये कौन से एम्बेसडर्स के कहने पे, कौन से जज्बात में मैं एसीसी करना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे लोग जो एसीसी की तरफ जा रहे हैं, जरूर जाएं अगर आपका प्लान ये है कि आपने क्वालिफाई नहीं करना। अगर क्वालिफाई नहीं करना और फाइनलिस्ट के तौर पे जिंदगी गुजारनी है तो उससे बहुत बेहतर है एसीसी है। लेकिन इफ देयर इज अ चांस टू क्वालिफाई तो फिर क्वालिफाई करें। और अभी जो नई ऑप्शन आई है कि आप लोग अपनी पढ़ाई का टेम्परामेंट ना टूटने दें और पहले पढ़ना शुरू कर दें, बड़ी मजेदार ऑप्शन है। पहले क्या होता था, लोग फर्म में जाने के बाद उनका फ्लो ही टूट जाता था, पढ़ने वाला बच्चा फर्म में जाके खराब हो जाता था। अब कम से कम फर्म में जाने से पहले आप जो है वो एक अच्छे मोड में तैयारी करके पेपर दे सकेंगे। फर्म वाले बच्चों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फर्म वाला 24 घंटे का स्टूडेंट नहीं और मुकाबला किन से, 24 घंटे के स्टूडेंट से। अब फर्म वालों के लिए डिफिकल्टी बढ़ गई है, लेकिन जो अपने तौर पे कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हमने सीए फाइनल के पेपर पहले देने हैं, उनके लिए चांस मजेदार है। प्लस अब आईकेएफ को बच्चे कौन से मिल रहे थे बड़े अरसे से, वो जो फर्म में फंसे हुए होते थे। किसी ने 10 दिन पढ़ा, किसी ने 15 दिन पढ़ा। हम कॉर्पोरेट लॉ में ना हर 2 हफ्ते बाद एक लाइव सेशन रखते हैं कि जो 2 हफ्ते में क्लासों में जो प्रॉब्लम आया आप पूछें। फिजिकल क्लासेस गायब हुई थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। पिछले सेशन में 550 बच्चे कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे थे, और किसी लाइव सेशन में 3 से ज्यादा बंदे नजर नहीं आए आउट ऑफ 550 बच्चे, क्योंकि लोग सो रहे होते थे। जनवरी खत्म होता था, मैं लाइव सेशन करता था, हाँ भाई जनवरी की क्लासेस हो गई, ग्रुप में मैसेज कर लो, कुछ कर लो, लोग चैन की नींद सो रहे होते थे। फिर अचानक से अप्रैल में उन्हें याद आता था कि उन्हें लाइव सेशन में आना है। फिर लाइव सेशन आके पूछते थे सर ये बड़ी मजे की एक्टिविटी है, कितने और होने हैं। मैं कहता भाई अब आखिरी बच गया, हम 4 महीने से कर रहे हैं, हमने तो बड़ा इंतजार किया, आप ही नहीं नजर आए। तो उसके बाद फिर कहते थे सर आखिरी महीने में ना कुछ एक बड़ा सा लाइव सेशन होना चाहिए जिसमें हम सारे सवाल पूछें। मैं फिर बेवकूफ बन जाता था, फिर हम एक लाइव सेशन रखते थे, इस दफा 6 बंदे आ जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ना ये जो ऑनलाइन लेने वाले हजरात हैं वो इतना आउट होते चले जाते हैं, और फिर कोई टेंशन नहीं है ना। ऑनलाइन से लेने का रूटीन नहीं बनती है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। अगर फिजिकल अपॉर्चुनिटी मिले तो आपके अंदर पुराना स्टूडेंट वापस आ जाता है, लेकिन अल्लाह करे ये काफी दिनों तक जिंदा रहे ये स्टूडेंट, क्योंकि फिजिकली जोश तो बड़ा जबरदस्त होता है। आजकल कैफ के बच्चे भी सेशन एंड तक आधे से ज्यादा गायब हो चुके होते हैं और ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके होते हैं।
तो सबसे पहले तो वेलकम बैक कि आप लोग फिजिकल दुनिया में वापस आ गए हैं। सब्जेक्ट बड़े मजेदार वाले पे आप वापस आए हैं। मतलब मुझे लग रहा था कि ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके नाम पे लोग आ जाएंगे, नई चीज है और शायद बड़े कम लोगों को पता है कि फ्यूचर में इसमें नोटू भी बहुत है। तो कुछ लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि सर सस्टेनेबिलिटी के कौन कौन से लेक्चर में आप वो पढ़ाएंगे जिससे हम आगे जाके कमा लेंगे। तो सबसे पहले तो वर्ड सस्टेनेबिलिटी अपने अंदर बड़ा परेशान करने वाला है। तो आज जो है ना वो बड़ी मजेदार हमारी डिस्कशन होनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा टारगेट है, आज हम ओरिएंटेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि आप 2 साल तक एक सब्जेक्ट तैयार करके और उसका पेपर दे रहे हो, या 1.5 साल तैयार करें या साल तैयार करें, उससे ज्यादा इफेक्टिव है आप पहले 2 घंटे बैठ के देख लें वो है क्या। कुछ लोग पढ़ते रहते हैं, जब मौका मिले पढ़ते रहते हैं और बाद में उन्हें पता लगता है कि जितना उन्होंने पढ़ा वो तो 30% ऑफ द सिलेबस है। फिर हाथ पैर फूल जाते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, किस तरह से, और उसका मोड क्या है। यानी जो डिफरेंट कंफ्यूजन है, सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस मॉडरेट लेवल का है या बड़े लेवल का है, टेस्टिंग का पैटर्न क्या होगा आईकैप का, पास करने की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, हमने समझना है या रट्टा मारना है, इसमें स्कोप क्या है, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स का सस्टेनेबिलिटी से क्या ताल्लुक, ये अचानक कहां से आ गई, अचानक से कहां से आ गई। हम तो अभी तक अकाउंटिंग पढ़ते आ रहे थे, आपने कैफ में भी जो पढ़ा था उसमें भी इस लफ्ज का कोई जिक्र नहीं था, सीए फाइनल में भी इससे पहले वाली स्कीम में तो दूर दूर तक जिक्र नहीं था, हल्का से एक आध जगह थोड़े से स्टैंडर्ड्स थे। तो ये सस्टेनेबिलिटी क्या चीज है इसको समझना है, और फिर यहां से ना हमने एक माहौल बनाना है अपनी क्लास का। आज डे 1 है, डे 1 से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी क्लास का क्या मोड होगा। एक बड़ा आसान सा मोड होता है, मैं आऊं, मैं को आज हमारा ये टॉपिक है, मैं टॉपिक के बारे में खुश खुश बातें बताऊं, सामने तेजी से स्लाइडिंग गुजरे, आप टाइम देख रहे हो कब क्लास खत्म होगी, और कहें सर बताएं कौन से सफे से कौन से सफे तक पढ़ के आना है, और फिर उन सफों को देखें और कहें ये मैं से रट्टा लगा लूंगा, और उसके बाद आपको नफरत हो जाए कि क्या फजूल रट्टे वाला सब्जेक्ट है। एक ऑप्शन ये है। एक दूसरी ऑप्शन है जो बड़ी मजेदार है, लेकिन उसके लिए ना हर दिन आना पड़ेगा। वो मजेदार ऑप्शन ये है कि आप इसके पीछे की लॉजिक समझ लें और इसका फ्यूचर समझ लें। अगर लॉजिक समझ आ गई तो आप दिल से क्लास में आएंगे, और अगर फ्यूचर समझ आ गया तो आप दिमाग से क्लास में आएंगे। दिल और दिमाग दोनों जो है ना वो बड़ा जरूरी है सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो पता नहीं आपने इसको अभी तक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था या नहीं, या आप आज पहली दफा वर्ड सस्टेनेबिलिटी जानने के बारे में सोच रहे हैं। तो हो जाए खतरों से टक्कर। सिलेबस बहुत बाद में आएगा, पहले एक इमोशनल डिस्कशन करनी होगी। सस्टेनेबिलिटी है क्या भला? सस्टेनेबिलिटी बेसिकली क्या चीज है? ये एक ऐसी जालिम चीज जिसके लिए आई कि अपने एक पूरा पेपर बना दिया। आधी से ज्यादा दुनिया परेशान है इस लफ्ज को लेके। कंपनियां अपने अकाउंट्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अपनी रिपोर्ट्स में बार बार इस लफ्ज का जिक्र कर रही हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, आईकैप बार बार इसके सेमिनार कर रहा है। तो कुछ तो तूफानी चीज है सस्टेनेबिलिटी। ये हमेशा से मौजूद थी, हम अकाउंटेंट्स की नजर अब इस पे पड़ी है। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन है छोटा, ये पिछला पेपर से बिल्कुल चेंज पेपर है, ये पहले पेपर जी। इससे पहले जो पेपर होता था एसपीएम, जिसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात होती थी, स्ट्रेटेजी की बात होती थी, वो बीएम की शाख था, बिजनेस मैनेजमेंट की शाख था। ये बिल्कुल डिफरेंट पेपर है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये तकरीबन बिजनेस मैनेजमेंट वाले आधे पेपर को बदल दिया और एक नया पेपर बना दिया। एब्सोल्युटली एक डिफरेंट साइड पे चला गया। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि इसके अंदर 2 तरह की चीजें हैं। एक तरीका ये है कि हम देखें कि ये स्टैंडर्ड होते हैं और इन स्टैंडर्ड्स में हमने ये मेजरमेंट क्राइटेरिया को रट्टा लगाना है। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बताऊं ये स्टैंडर्ड आया क्यों, फिर स्टैंडर्ड में ये क्राइटेरिया क्यों है, और फिर जब आपको दिल से पता हो तो फिर आपको याद करने की जरूरत ना हो, आप पेपर में बैठ के खुद से उसको इंटरप्रेट करके आंसर कर सके। तो बिल्कुल ये भाई की बात सही है, ये वो पेपर नहीं है जिस तरह का पेपर इससे पहले हुआ करता था। जो उसमें जीआरई फ्रेमवर्क और ट्रिपल बॉटम लाइन होता था एसपीएम में, बिल्कुल, बस वो जो थोड़ी सी डिस्कशन पड़ी थी ना, ये पूरा पेपर उसकी गिर्द रिवॉल्व करता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, इसका स्कोप काफी ज्यादा बड़ा है। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने एसपीएम पहले पढ़ा हुआ है तो वहां पे एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर हुआ करता था, वहां जो बातें होती थी थोड़ी सी, ये पूरा पेपर उसी के ऊपर है। अब प्रॉब्लम ये है कि 100 नंबर में ऐसा क्या पढ़ लेंगे कि ये सारी बातें कवर होंगी। तो अगेन चूंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 दुनिया के लिए, नंबर 2 अकाउंटेंट्स के लिए।
तो इसलिए आई कैप आपको फ्यूचर रेडी कर रहा है। लेकिन अगेन अकाउंटेंट्स का इसमें क्या लेना देना है, वो बात की बात है। फिलहाल भूल जाए आप अकाउंटेंट है, आप एक इंसान है जो पृथ्वी पे जिंदगी गुजार रहे हैं। पृथ्वी किसे कहते हैं? अर्थ को, जमीन को हिंदी में पृथ्वी कहते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं यहां, और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर अ लिवेबल फ्यूचर। आप अगर एक हॉस्टल में रहे और हॉस्टल में 2 साल रहने के बाद आपने सोचा मैं ये हॉस्टल छोड़ देता हूं, तो आपने कहा मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, बाद में भी जो लोग आए ना उनके लिए भी काबिल रिहाइश जगह रहने ना दूं, दीवारें तोड़ दी उसकी, वहां पे जो है उस जगह जगह मुख्तलिफ रंग कर दिए, दीवारों पे चीजें लिखना शुरू कर दी, आपने जो है ना माहौल खराब कर दिया सारा। क्योंकि आप तो रह लिए, अब बाद वाले जाने हैं आपकी बला से, आप तो निकल गए। तो हम दुनिया के साथ यही कर रहे हैं, हम तो रह लिए, हम तो जी लिए, हमने इतने साल गुजार लिए, हमने तो बड़ा अच्छा काम कर लिया, हम निकल जाते हैं, बाद में आने वाले भुगतेंगे। तो दुनिया अचानक से अलर्ट हो गई, उसने कहा 1 मिनट हम क्या करी जा रहे हैं? दुनिया कितनी खूबसूरत होती थी पहले, आज दुनिया कहां पे पहुंच गई है? किया क्या हमने दुनिया के साथ? तो जो हमने दुनिया के साथ किया है ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है? और अगर दुनिया उसी तरफ जाती रही जो हमने दुनिया के साथ किया है, तो क्या हमारे पास एक लिवेबल फ्यूचर होगा? अब अगेन मैं इस वक्त अकाउंटिंग, आई कैप, सारी दुनिया से हटके एक इमोशनल चीज की बात कर रहा हूं, एक सोशल इशू की बात कर रहा हूं। हमारी दुनिया बहुत पहले कभी सरसब्ज होती थी, खुशियां ही खुशियां होती थी, लोग साइकिल चलाते थे और रिलैक्स रहते थे, बहुत परेशान नहीं रहते थे, सारे लोग खुश रहा करते थे, मुनासिब जिंदगी होती थी, अच्छी लाइफ पैटर्न होते थे, अच्छी खुराकें खाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई, धुएं वो होना शुरू हो गए, लोग परेशान होना शुरू हो गए, ये भी मुस्कुरा रहा है लेकिन ये बड़े अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा है, और अब फ्यूचर ये है। अगर तो वही रेशो इसी तरह से चलती रही तो आगे दुनिया के साथ ये सब होने वाला है। कौन है कसूरवार इसका? हम कलेक्टिवली। आप कहेंगे हमारे बुजुर्ग, तो मजे की बात है जब उनसे पूछा जाएगा वो कहेंगे हमारे बुजुर्ग। तो अगर सारा मसला ही बुजुर्गों का है तो ओके, लेट द थिंग हैपन, हम भी वही करते हैं जो बुजुर्गों ने किया। तो फिर हमारे बच्चे भी ये कह रहे होंगे कि हमारे बुजुर्ग, कितना मजा है कि हमारे बच्चे कहें कि शुक्र है हमारे परदादा तो बड़े खराब लोग होते थे लेकिन हमारे अब्बा लोग जो है ना ये बड़े अच्छे लोग थे, हमारे अब्बा, चाचा, मामा, ताया ये बड़े अच्छे लोग थे, इन्होंने हमें एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए दी। आपने अगर साफ सुथरी हवा में सांस ली है तो क्या आपके बच्चों की ये वो नहीं होनी चाहिए, मुस्तकबिल नहीं होना चाहिए कि उनको साफ हवा मिले? आपने अगर अच्छा पानी पिया है तो आपका दिल करेगा कि कुछ साल बाद आपसे जब अगली नस्ल आए तो वो बड़ा गंदा पानी पी रहे हो जिसमें मिट्टी के ज़र्रात हो, जिसमें बदबू आती हो? ये तो नहीं चाहेंगे। आप अगर कंफर्टेबल जिंदगी गुजारी है तो आप चाहेंगे कि आगे वाले बड़े तंग होकर गुजारें? आपको दुनिया बहुत खूबसूरत मिली है, जब आपको खूबसूरत दुनिया मिली है तो क्या आप कम से कम उतनी खूबसूरत दुनिया आगे पास ऑन नहीं कर सकते? कुछ नहीं तो उसके खराब होने की रेशो तो रोकी जा सकती है, लेकिन अगर हमने वो रेशो ना रोकी तो सब के सब तबाह हुए होंगे, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही होगी। ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा। आज से 15 साल पहले पाकिस्तान में उस तरह की जालिम बारिशें नहीं होती थी, उतने खतरनाक तूफान नहीं आते थे, उतने ज्यादा सैलाब नहीं आते थे, उतने बुरे हालात नहीं होते थे, गर्मी उतनी गर्म नहीं होती थी, सर्दी उतनी ठंडी नहीं होती थी, स्मॉग होती थी और फॉग होती थी, स्मॉग सुना भी नहीं था कभी। तो हमारे ही जीते जी हमारे ही सामने ये सारी चीजें होना शुरू हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में हमसे जो अगली नस्ल होगी वो तो हर वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखा करेंगे, उनको तो सांस ही नहीं आएगा। चलो रवैये हमें क्या मिले, आपको बुजुर्ग बताते हैं जी पुराने दौर के लोग बड़ा खुश मिजाज होते थे, हंस खेल के बात करते थे। मेरी जनरेशन के लोग आपको बताएंगे भाई पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी अच्छी है, आपस में मिला करो, बैठ के बात किया करो। लेकिन आप लोगों की जनरेशन हर वक्त किसी बात पे उलझी हुई है, नाराज है, परेशान है, घबराई हुई है,
छोटी सी बात हो जाए मीडिया पे गाली देना शुरू कर देंगे, आमने सामने होंगे लड़ना शुरू कर देंगे। तो आपसे अगली नस्ल के साथ क्या होगा? तो हर चीज आहिस्ता आहिस्ता खराबी की तरफ जा रही है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है सस्टेन रखो, जो है कम से कम यहां तक रखो, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर दो, नहीं कर सकते बेहतर, मजीद खराब मत करो। जब मुझे दुनिया साफ मिली है तो मेरा दिल करेगा कि अगले बंदों को भी दुनिया साफ मिले। अगर ये क्लासरूम शुरू होने से पहले यहाँ एक सफेद चादर बिछी हुई थी और बाहर एक तसला रखा हुआ था और उसके अंदर कोयला पड़ा हुआ था, कोयले की वो जो राख पड़ी हुई थी, और आप लोग जब क्लास लेने आए तो मैंने आपसे कहा जी आप क्यों क्लास लेना चाहते हैं? आपने कहा इसलिए कि हम फ्यूचर में अच्छा कमाना चाहते हैं, हमारा सीए हो जाएगा तो हम अच्छा कमाएंगे। तो मैंने कहा शायद दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन ये है कि यहीं से घरों को वापस चले जाओ, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये राख पड़ी हुई है, इसमें पाँव लगाओ और इस कमरे में आके बैठ जाओ। कमरे में उजली चादर है। अगर आपने अपने फ्यूचर को बेहतर करना है तो आप उस चादर को खराब करना पड़ेगा। अपना फायदा तो सबको नजर आता है, सबने अपना फायदा सोचा, उस पड़ी हुई राख में पाँव रखे और अंदर आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद आप में से कुछ लोगों ने नीचे देखा और कहा यार कितनी अजीब सी गंदी दुनिया में रह रहे हैं हम। किसने खराब की? हमने। ये कमरा इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि इसके बाद वाले इस कमरे में आ सके। क्यों? पैसा कमाना था, लालच करना था, आगे बढ़ना था। तो हम प्रॉफिट कमाते 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 अपने बच्चों को क्या फ्यूचर दे रहे हैं? इस लाहौर की आबो हवा मैंने साफ भी देखी हुई है और मैंने खराब भी देखी हुई है। लाहौर के इर्द गिर्द हरियाली भी देखी हुई है और अब जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज भी देखी हैं। मैंने इस नहर को साफ भी बहुत देखा हुआ है और अब बहुत गंदा भी देखा हुआ है। मैंने अपने इलाके में 30 फुट खुदाई करने के बाद भी वहां से पानी आते देखा हुआ है और आज 300 फुट खुदाई करने पे लाहौर में नीचे से साफ पानी मिलता है, अक्सर तो 350 फुट। तो कुछ खराब तो नहीं हो रहा, पानी कम तो नहीं हो रहा। आप नेट पे जाके सर्च करें, हर अगले साल पानी कम हो रहा है। हर अगले साल हमारे लिए सुई गैस मुश्किल होती जा रही है। हर अगले साल चीजें मुश्किल की तरफ जाती जा रही हैं। क्या हाल है? कुछ तो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको तो हम दरख्त भी कटे हुए दे रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं होगा जंगल किसे कहते हैं। उन्होंने तो जमीन हमेशा बंजर देखी होगी, पानी हमेशा बड़ा कम देखा होगा। आधी से ज्यादा दुनिया के पास पीने को साफ पानी नहीं है और जिनके पास साफ पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता उसे गंदा कर रहे हैं। तो पानी का कोई अल्टरनेट पीना पड़ेगा करेगा मैम फ्यूचर में। कहाँ रहेंगे? सड़क पे चलने की जगह होगी? आज सुबह नहर पे मैं आ रहा था, 4 लेन्स की वो जगह थी, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता साइड पे खड़ी हुई थी और 11 22 उसके साथ खड़ी हुई थी। 1.5 घंटे तक हम सड़क पे फंसे हुए थे क्योंकि एक लेन ब्लॉक हो गई थी। तो 15 साल बाद क्या सड़क पे गाड़ी ले जाने की जगह होगी? तो फिर क्या होगा? वापस आना पड़ेगा पत्थर के दौर में, साइकिलों पे जाना पड़ेगा, चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी। वो तमाम लोग जो बड़े जोशो खरोश से नई चीजों की तरफ जाते गए आज पत्ते खा रहे हैं, चिया सीड्स पे आ गए हैं, जैतून का तेल यूज कर रहे हैं, सरसों के तेल पे वापस जा रहे हैं, देसी घी खाना शुरू कर दिया। ये सारे तरक्की के चक्कर में जल्दी से जल्दी आगे से आगे मसनूई चीजें कर करके और अल्टीमेटली अपने आप को इतना तबाह कर लिया कि अब उन सबको वापस आना पड़ा है। लेकिन अब वापस आना आसान नहीं है क्योंकि अब देसी घी बहुत महंगा हो गया है, अब वो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। तो बेसिकली हमारे बच्चे तो जो है वो जब दुनिया को देख रहे हैं तो उनको तो दुनिया बड़ी खराब हालत में मिल गई है और उसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग। आप कहेंगे हम तो जिम्मेदार नहीं, हमारे बड़े। आप भी तो जिम्मेदार हैं। क्या आपकी बाइक के साइलेंसर से धुआं नहीं निकलता? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करती? क्या आप लोगों का हक नहीं मारते? क्या आपके पास जब इख्तियार होता है तो आप थोड़े बहुत पैसे अपने लिए नहीं रख लेते? क्या आप जब ताकत में होते हैं तो अपने से नीचे किसी छोटे को चपेट चपेट नहीं मार देते? क्या आप मुश्किल में हो, पैनिक में हो तो अपनी टीम को काम पकड़ा के निकल नहीं जाते?
आप अगर हॉस्टल में सीनियर और एक जूनियर हो तो क्या उससे काम नहीं करवाते? तो आपका बड़ा वर्जन, आपका ज्यादा ताकतवर वर्जन तो दुनिया को खराब कर रहा है। जब आप आज करंट दौर में दुनिया के साथ वैसा नहीं कर रहे जैसी आपको दुनिया मिली थी, तो फिर आपसे बाद वालों को दुनिया बहुत खराब मिलेगी और शायद वो जीने के काबिल भी नहीं होगी। फिर रिसोर्सेस पे जंग होगी। दुनिया क्यों इतनी पैनिक हो गई है कि चांदी और सोना खरीदे जा रहे हैं? क्योंकि रिसोर्सेस शॉर्ट होते जा रहे हैं। 3 साल पहले से इस वक्त प्राइसेस 300-400% बढ़ चुकी हुई हैं इन सारी चीजों की। क्योंकि लोगों की हालतें खराब हो रही है, उन्हें लग रहा है कि एकदम से दुनिया खत्म हो जाएगी और हमारे पास कुछ नहीं होगा सरवाइव करने को, तो चलो सोना चांदी हमारे पास मौजूद होगा। तो हम दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता, इन लोगों के लिए दुनिया आहिस्ता आहिस्ता डल से डल होती चली जाएगी और पता नहीं ये लोग कितनी देर जिंदा रह सकेंगे। हम अपनी एवरेज लाइफ खत्म कर रहे हैं अपने मुल्क की। मुझसे ऊपर से जो ऊपर नस्ल थी वो लोग 90 के आसपास उनकी डेथ होती थी। मैंने बहुत जगह ऑब्जर्व किया है कि मेरे से जो 3 जनरेशन ऊपर, मेरी जनरेशन से ऊपर की जनरेशन से ऊपर जो जनरेशन थी, वो तकरीबन 90 से 100 के दरमियान उनकी डेथ होती थी। और जो मेरे से ऊपर की जनरेशन है, मैंने देखा उनकी 70 से 75 के दरमियान डेथ हुई है। मेरे नाना और मेरी खाला दोनों की डेथ जो है वो तकरीबन एक ही महीने में हुई है। नाना खाला से भी काफी बड़े। तो मैंने देखा है जो ऊपर से ऊपर की नस्ल है वो 90 से 100 के दरमियान तक सरवाइव कर रही थी, और जो ऊपर की नस्ल है वो 70 से 75 के दरमियान नहीं सरवाइव कर पा रही। तो फिर मेरी नस्ल कब जाएगी? 50-55 में। तो आप लोग तो मरने वाले हैं, ठीक है। जब मुझे भी 50-55 पे मार रहे हैं तो आप लोग मुझे मारते हुए किसी को वो नहीं हुआ है। अपने मरने का सुन के मुंह बन गए कि लो सर ने हमें मरने की बात कर दी। भाईजान मैं अभी थोड़े पहले मैं भी मरा था। तो होगा क्या? आपने तो अभी खुशियां देखी नहीं है, शादियां भी नहीं हुई आपकी, बगैर शादी के मर जाएंगे। आपने इतनी मेहनत की पैसे कमाने के लिए, 22 साल, 21 साल, 23 साल, 24 साल की एज में पहुंच गए। अब आप कह रहे थे यार मेरा सीए क्वालिफाई हो, मैं 25, 26, 27 की एज में मेरा क्वालिफाई हुआ, वो पैसे हो, मैं एक खूबसूरत जिंदगी बनाऊं। जिस वक्त तक आप खूबसूरत जिंदगी तक पहुंचे, क्या दुनिया खूबसूरत रहेगी? 2050 में मालदीव्स के सारे जजीरे डूब जाएंगे। मालदीव्स एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त दुनिया का बड़ा एक सेंटर बना हुआ है, लोग वहां पे जाते हैं, और 2050 तक आहिस्ता 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 वो पानी के अंदर चला जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये तो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी खत्म हो गए। कलाम सवाद का हाल आप देख चुके हैं। मैंने अपने बचपन में वहां बड़ी जबरदस्त टूरिज्म होते देखा है। अब महूडेंट लेक पे जाके देखें तो वहां उन्होंने ही अपनी ही आधे दरख्त काट लिए इस चक्कर में कि चलो वहीं से लकड़ी लेके और काम चल जाएगा। तो पाकिस्तान के बहुत सारे स्पॉट्स अब जाने के काबिल भी नहीं रहे। तो दुनिया तो आहिस्ता 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 खत्म हो रही है। तो फिर क्या करें? पढ़ाई को एक दफा साइड पे रख के सोचें, हम आने वाली नस्ल के लिए क्या कर रहे हैं, या मैंने आप लोगों के लिए क्या किया। मुझे प्रॉफिट कमाना था, मुझे कंपनियां बनानी थी, मुझे बिजनेस करना था, मैंने फैक्ट्रियां लगाई, मैंने वहां पे प्रोडक्शन की, मैंने उन फैक्ट्रियों से धुआं निकाला, मैंने गंदा पानी पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में छोड़ा। वो जो धुआं निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे, आहिस्ता आहिस्ता ओजोन की लेयर खराब हुई। आहिस्ता आहिस्ता मेरे शहर की एनवायरनमेंट इतनी खराब हो गई कि अब फॉग और स्मॉग आपस में मिक्स होकर इतनी खतरनाक बन जाती हैं। इतनी सारी बीमारियां, छोटे छोटे बच्चों को अजीब अजीब सी बीमारियां हो रही हैं, यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। इन सब के पीछे जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। इस वक्त हम खुद अपने साथ कर रहे हैं। मगरबी ममालिक को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई है कि अब उन्होंने चीजें बेहतर करनी है। साइकिल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं, प्लास्टिक के शॉपिंग बैग को तकरीबन लानत समझते हैं। हमें नाइट क्लब्स पे लगा के, हमें नाइट टाइम एंटरटेनमेंट पे लगा के, अंग्रेज आज 6 बजे उनके अंधेरे हो जाते हैं, 8 बजे वो सो जाते हैं, फिर वो उस टाइम पे उठते हैं जो इस्लाम ने हमें बताया था, फजर वाले टाइम पे। तो उन्होंने अपने तौर पे तजर्बे किए, वो कामयाब नहीं हुए, वो चल पड़े नेचुरल रूटीन की तरफ, और उनके तजर्बे हमने नोट किए और हम उन तजर्बों पे चल पड़े। यूके में आपको 6 बजे के बाद सिवाय 1-2 जगह की कोई जगह खुली नहीं मिलती शाम 6 बजे के बाद। हम इधर कहते हैं जी गवर्नमेंट 10:30 की पाबंदी क्यों लगा रही है।
तो दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को सुधार चुकी है, अपने एनर्जी के यूज को भी बेहतर कर चुकी हुई है। अब ये वक्त आ गया हम गरीब मुल्कों का कि हम लोगों ने भी एक्शन लेना है। हम लोगों ने प्लास्टिक के बैग्स का यूज कम करना है, हम लोगों ने दरख्त कम काटने हैं, हमने अपनी तरक्की के लिए अपने समाज को तबाह नहीं करना। अगेन वही वाली बात, आपसे जब पूछा कि जी दुनिया किसने खराब की, आपने कहा जी हमारे बड़ों ने हमारे साथ ऐसा किया है। तो जब आप ये सोचेंगे कि हमारे बड़ों ने हमारे साथ ऐसा किया, हमें तो मिली ही ऐसे, तो फिर आपका भी दिल करेगा कि आप भी उसी तरह से करें जैसे बड़ों ने किया। तो इसमें ना एक कोटेशन है, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। हमने अपने आबाओ अजदाद से जमीन नहीं ली, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने अपने बच्चों से उधार पे ली हुई है दुनिया। तो ये मत कहें कि आबाओ अजदाद ने ऐसी दी थी मैं आगे ऐसे पास ऑन करूंगा, ये कहें कि मैंने उन बच्चों से अपने पास ली हुई है और अब मैंने ये दुनिया संभाल के रखनी है उन बच्चों के लिए। क्योंकि जाहिर अभी आपकी शादी नहीं हुई तो आपके जहन में ये फीलिंग तो नहीं आएगी कि बाद में जो आपकी औलाद है वो उससे रिलेटेड आपके क्या जज्बात हैं। लेकिन जाहिर अगर आप सीए में हैं तो आपके बाकी भाइयों की शादी हो चुकी होगी, ठीक है, आप चाचा होंगे, आप मामा होंगे, छोटे छोटे से प्यारे से बच्चे होंगे। उन बच्चों को आप जब देखते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो सोचते हैं कि 15 साल बाद ये बच्चा ऑक्सीजन का मास्क लगा के बैठा हुआ होगा। पूरे शहर में ढूंढ रहे होंगे, पानी नहीं मिल रहा होगा, और फिर पानी मिलेगा 2000 रुपए लीटर, और फिर बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। तो टेक्निकली ये बच्चे बेचारे दुनिया को देख के परेशान है। तो फिर ऐसे में ये जो फ्यूचर का मसला है, तो मैंने जो है ना एक भाई फ्यूचर के जो बच्चे हैं वो तो बाद में आएंगे, बड़े होंगे तो उन्हें पता लगेगा उनके साथ क्या हुआ, और जो हम आज हैं आज हमें एहसास ही नहीं हो रहा। तो मुझे एक सवाल पूछना था किसी ऐसे इंसान से जो फ्यूचर का हो लेकिन मौजूद आज हो। मैंने सबका पसंदीदा कंसल्टेंट चैट जीपीटी निकाला। मैंने कहा जी तुम ये बताओ, हम जो कर रहे हैं, तुम एक फ्यूचर के चैट जीपीटी हो, तुम फ्यूचर की प्रोडक्ट हो, तुम ये बताओ जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है? उसने तो खत ही नहीं लिख के दे दिया मेरा नाम। फ्यूचर की जनरेशंस की तरफ से आज की जनरेशन के नाम एक खत। फिर मैं उस खत का उर्दू तर्जुमा किया ताकि जरा देखने में मजेदार हो। अब जब इमोशनल बातें हो रही हैं तो थोड़ी सी और इमोशनल बातें कर लें। खत, जमीन की फरियाद हमारी आने वाली नस्लों के नाम। वो कहते हैं कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों को क्या विरासत दे रहे हैं? क्या ये नीला आसमान, हरी भरी जमीन, बहते दरिया और सांस लेने के काबिल हवा, या फिर धुआं, शोर, खुश दरख्त और जलती जमीन? हम जमीन के मालिक हैं, इसकी मालिक नहीं है, इसके मुहाफिज हैं। ये कुरार्ज हमारे लिए नहीं, उन नन्ही आंखों के लिए जो भी दुनिया देखने के लिए आई नहीं है। हम अपनी आसाइशों की खातिर इनके हिस्से के वसाइल खत्म कर रहे हैं। पानी, दरख्त, फिजा, तवानाई सब तेजी से कम हो रहे हैं। कल जब वो पूछेंगे अम्मी नदी क्यों सूख गई, अब्बू आसमान इतना धुंधला क्यों है, हमें सांस लेने में दुश्वारी क्यों है, तो हम क्या जवाब देंगे? हम जवाब देंगे कि अपनी आसानियों के लिए तुम्हारा मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया। सस्टेनेबिलिटी, पायदारी का मतलब सिर्फ माहौल बचाना नहीं है, बल्कि जिंदगी को काबिल बका बनाना है। ऐसी जिंदगी जहां हवा साफ हो, पानी मीठा हो, दरख्त साया दें और जमीन माँ की तरह मेहरबान लगे। अगर हमने आज एहतियात ना की तो आने वाली नस्लें हमें खाले की तरक्की नहीं बल्कि कातिल फितरत कहेंगे। अब बदलना होगा अपनी सोच, अपनी आदतें, अपनी तरजीहात। दरख्त काटने से पहले बीज बोना सीखना होगा। पानी जाया करने से पहले एक बूंद की कदर करनी होगी। तरक्की के मानी बदलने होंगे ताकि तरक्की इंसान को जिंदा रखे, जमीन को ना मारे। ये जमीन हमारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने इसे संभाला नहीं तो आने वाली नस्लें सिर्फ किताबों में सब्ज दुनिया का किस्सा पढ़ेंगे। सम इमोशनल फीलिंग बाय एआई, द फ्यूचर वरीड इंटेलिजेंस। इसी से पूछ लिया कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। उसने तो कहा कि भाईजान तुम फारिग हो, क्या किए मेरे साथ? तो मार्जिन तो है हमारे पास टाइम में ये इमोशनल गुफ्तगू करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में ये हो रहा है कि रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। आप एक दफा जाके गूगल पे या किसी भी एआई टूल पे सर्च कीजिएगा, आज से 20 साल पहले दुनिया में पानी कितना अवेलेबल होता था, या पाकिस्तान को सर्च कर लीजिएगा, पाकिस्तान में साफ पीने का पानी कितना अवेलेबल था, अब कितना अवेलेबल है। पाकिस्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होता था, अब इंडेक्स कितना है। पाकिस्तान के टेम्परेचर कितने होते थे, अब कितने हैं। पाकिस्तान में फॉरेस्ट्रेशन कितनी थी,
अब कितनी है? पाकिस्तान में जानवर कितने होते थे, अब कितने हैं? पाकिस्तान के समंदरों का पानी साफ कितना था, अब कितना खराब है? अगेन आप लोग तो यहाँ पे फिजिकली इधर बैठे हुए हैं। कराची मेरा जब भी चक्कर लगता है तो मैं बड़े शौक से वहां पे ना साहिल समंदर के पास जाता हूँ। मैंने एक टाइम पे आर्टिकल शुरू किए थे कराची में। अब फर्म में होता था और फर्म की रूटीन बड़ी अजीबोगरीब सी होती थी, तो उधर जो है ना मैं अपने रिश्तेदारों की तरफ होता था कुछ अरसे के लिए, तो बड़ा अकेला अकेला सा फील करता था और लाइफ को लेके काफी ज्यादा सोच थी, ख्याल थे कि मैंने आगे टीचर बनना है तो क्या होगा, किस तरह से। मैं बचपन से जो है ना बड़ा शौकीन था कि भाई मुझे टीचर बनना है। तो मैं वहाँ शाम में या रात में कई दफा उठ के और साहिल समंदर पे पहुंच जाता था, वहां बेंच। तो ऐसे में साहिल समंदर पे जाके बैठ जाता था, वहां बैठे हुए हैं, सामने से लहरें आ रही हैं, उस पे वो वाइट लाइट पड़ रही होती थी, बड़ा प्यारा सा सीन होता था। ये बात है 2005 की। अभी मैं कुछ दिनों पहले कराची गया हूं, तो मैं ढूंढ रहा था समंदर किधर गया। जो कराची का बच्चा वीडियो पे मेरी बात सुन रहा है वो अच्छी तरह से तस्दीक करेगा, समंदर है ही नहीं, गायब हो गया, वो पीछे चला गया कहीं। आहिस्ता आहिस्ता साहिल ही छोड़ दिया समंदर ने, और साहिल पे सिर्फ गंदगी पड़ी हुई है, सिर्फ लोगों ने कचरा इकट्ठा किया हुआ है। और फिर जब बारिशें होती हैं तो पूरा कराची डूब जाता है, दरख्त गायब हो गए हैं, हवा बहुत खराब हो चुकी है। वो कराची जहां हमेशा एक मॉडरेट टेम्परेचर होता था, गर्मियों में अब लोग जी ही नहीं पाते, गर्मी से मरना शुरू हो गए लोग। इतनी जालिम पंजाब की गर्मी नहीं लगती अब लोगों को जितनी कराची की गर्मी लगना शुरू हो गई है। चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। तो उसी पाकिस्तान में जब मैं अपने चंद शहरों को देखता हूं तो नजर आता है कि चीजें तो आहिस्ता 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 खराबी की तरफ जा रही हैं। तो अगर ये सारे रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं तो हमारा क्या होगा? फर्ज करें आप बड़े हो, आपने घर खरीदा और अब आप सोच रहे हो कि मैं जमीन के नीचे से पानी खर्च करूं और 600 फुट तक खुदाई और आपको पानी ना मिले, तो फिर जो पानी जैसा जिस हालत में मिलेगा वो पीना पड़ेगा। अफ्रीका में, आधे ज्यादा अफ्रीका में लोग बहुत ही गंदा पानी पीते हैं, इसलिए कि उनको अवेलेबल ही वही है, और फिर वो आदी हो जाते हैं और फिर उन्हें पता ही नहीं लगता वो गंदा पानी उनके साथ, उनकी तबीयतों के साथ क्या क्या कर रहा है। तो जब नहीं मिलेगा तो पीना तो होगा, क्या करेंगे? एक दिन उलझन होगी गंदे पानी से, दूसरे दिन उलझन होगी, फिर क्या करेंगे? पिएंगे। सरगोदा में हम एक इलाके में शिफ्ट हुए थे, वहां खारा पानी था, हमें बड़ी उलझन हुई कुछ अर्से, हमने मिनरल वाटर वगैरह यूज किया, कब तक करते हैं, बजट थोड़ी अलाउ करते हैं। आहिस्ता से पीना शुरू कर दिया, यूज टू हो गए, पेट की बीमारियां भी हुई, मसले भी हुए, लेकिन अब क्या करें, ऐसे ही था। तो लाहौर में भी अचानक से एकदम से पानी इतना गंदा आना शुरू हो जाता है, ये जो वासा की तरफ से आ रहा होता है। तो फिर एक टाइम पे लोग कंप्रोमाइजेस करते हैं। कराची, आधे से ज्यादा कराची में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप खुदाई करो नीचे से पानी निकल आए, समंदर के किनारे पे एक तरफ सहरा है, पैसे खरीद के टैंकर्स खरीदते हैं, वो टैंकर आते हैं और घर की टैंकी में और घर के नीचे बेसमेंट में टैंकी बनी हुई होती है, वहां पानी डालते हैं और आप पैसे पे करते हैं। आप उस पानी के भी पैसे पे करते हैं जिससे आपने नहाना है, जिससे आपने हाथ धोने हैं। तो सिर्फ हम ये बैठ के अगर सोचेंगे अच्छा कराची का मसला, शुक्र है हम तो अच्छी जगह पे हैं, हमारे पास ये मसला बस सूनर और लेटर कभी भी पहुंच जाएगा, तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट को बुरा भला कह देंगे, कैदी नंबर 804 को की रिहाई की आवाजें निकालना शुरू कर देंगे, पीपल्स पार्टी को बुरा कह देंगे। हम सिर्फ यही बात करेंगे ना और उसके बाद अपनी जिंदगी में लग जाएंगे, तो दुनिया तो आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रही होगी। उस दुनिया के लिए हमने क्या किया? तो बेसिकली ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग परेशानी है कि अब अपनी चीजों को क्या करना है और किस तरह से लेके चलना है। ये तो हो गया सस्टेनेबिलिटी की ओवरऑल परेशानी। थोड़ा सा हम अपनी बरादरी के बारे में सोच लें। हम अकाउंटेंट्स के लिए सस्टेनेबिलिटी में क्या रखा हुआ है? बड़े अरसे बाद अकाउंटिंग करते हुए मजा आएगा, बड़े अरसे बाद पढ़ते हुए मजा आएगा, क्योंकि जो हम पढ़ रहे होंगे उसके पीछे कॉज होगी। आप हमेशा पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि आप पेपर पास करें, और इसलिए पेपर पास करते हैं कि आप अमीर आदमी बन जाएं। आप में से कोई गरीब आदमी बनने के लिए तो नहीं पढ़ रहा। जब मैंने कहा अमीर आदमी बन जाए तो लोगों ने नहीं क्या बात कर रहे, तो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप गरीब आदमी बन जाए? नहीं सर, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम माशरे के एक अच्छे शहरी बन जाएं। कितने लोग हैं जो इस इरादे से सीए कर रहे हैं कि नहीं मैं एक जो है ना वो एक महज़िब इंसान बन जाऊंगा जब मैं ज्यादा पढ़ाई कर ली।
अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट को तो पहले दिन ही डेबिट क्रेडिट बताया जाता है, उसकी तो आंखों में नोटू ही नोटू चल रहे होते हैं। तो अब अगर मैं कुछ ऐसा बताऊं जिसमें नोटू भी बहुत है और आपकी समाजी जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाए तो कितना मजा है। सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स। जब इस बंद कमरे में मैंने थोड़ी सी देर की स्पीच की और आप वो तमाम लोग जो अपनी जिंदगी में बहुत मगन थे, थोड़ी सी देर के लिए मेरी बात सुनने के लिए मेस्मराइज हो गए और आपकी आंखों में वाकई थोड़ी सी फिक्र जाग गई, तो दुनिया तो कब से परेशान हो रही है। जब दुनिया परेशान हो रही है तो जो मगरबी मुल्कों में बैठे हुए हैं, जो उन मुल्कों में बैठे हुए हैं जो एथिक्स की बात करते हैं, जो अच्छाई की बात करते हैं, जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वो आज सस्टेनेबिलिटी को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं। पाकिस्तान में हमारा प्राइम कंसर्न है कि इस कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया और उस कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया। तो यहाँ कंपनी का शेयर होल्डर जैसे ही अकाउंट्स उठाता है सबसे पहले एनपी देखता है, नेट प्रॉफिट कितना आया, फिर देखता है मेरी कंपनी के पास रिजर्व्स कितने पड़े हुए हैं। तो बाहर की दुनिया में जब एक बंदा अपनी कंपनी के अकाउंट्स मांगता है तो उनसे कहता है भाई ये नहीं बताया तुमने पानी जाया कितना किया, इन अकाउंट्स में ये क्यों नहीं बताया कि कितने दरख्त काटे, ये क्यों नहीं बताया कि इस दफा पिछली दफा की निस्बत प्लास्टिक का इस्तेमाल कितना कम किया और उससे एनवायरनमेंट को कितना बेहतर किया। तो इंटरेस्टिंगली दुनिया अब अकाउंट्स की तरफ नहीं जाती, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स की तरफ जाती है, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग की तरफ जाती है। अब हमारे अकाउंट्स एक डायमेंशन नहीं 3 डायमेंशन में बात किया करेंगे, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ क्या हुआ ये एक एलिमेंट है, लोगों के साथ क्या हुआ ये दूसरा एलिमेंट है, और प्लेनेट के साथ क्या हुआ ये तीसरा एलिमेंट है। यानी आपने अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करनी है, आपने सोशल बात करनी है, समाज की बात करनी है, और तीसरा आपने इकोनॉमिक बात करनी है। तो एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक और सोशल, ये 3 पिलर्स हैं जिनके ऊपर सस्टेनेबिलिटी खड़ा है। तो अब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग बहुत जोर शोर से चल रही है, और इस टाइम पे अंग्रेजों को बहुत शदीद फिक्र है कि जो हमारी तरह के, पाकिस्तान की तरह के जो मुल्क हैं ये कहीं पीछे ना रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो हम दुनिया बचाते रहें और ये दुनिया तबाह करते रहें। होता ये है कि हम अपने ओजोन लेयर तबाह करते जा रहे हैं, अल्लाह भला करे उस दुनिया का जो गोल घूम जाती है, लेयर ऊपर खड़ी हुई है, वो स्लो घूम रही है और दुनिया तेजी से घूम रही है। हम बड़ी मेहनत करके वो ओजोन लेयर तबाह करते हैं, हमें दोबारा साफ ओजोन लेयर मिल जाती है, पर उसे तबाह करने पर लग जाता है। और जो हमने खराब की थी वो पता है कहाँ चली जाती है, अमेरिका के ऊपर, हमसे एग्जैक्टली ऑपोजिट अमेरिका। वहां तूफान आ जाते हैं, टोर्नेडो आ जाते हैं, उनके पता नहीं क्या मसले। तो उनको ये परेशानी है कि यार ये गरीबों ने हमारा माहौल खराब किया हुआ है, ये वहां बैठ के हमारा एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया तो सबकी सेम है ना, दरिया और वो समंदर तो सबके साझे हैं। तो अगर हम इस समंदर का बैलेंस खराब करेंगे, अगर हम दुनिया का बैलेंस खराब करेंगे, अगर हम एनवायरनमेंट खराब करेंगे और खासतौर पे अपने ऊपर का आसमान खराब करेंगे, तो सिर्फ हम अकेले नहीं पूरी दुनिया इंपैक्ट होगी। इंडिया बॉर्डर के करीब अपनी फसलें चलाता है और हमारा लाहौर पूरा का पूरा जो है वो स्मॉग में बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। लाहौर में कोई इतनी तूफानी फैक्ट्रियां थोड़ी लगी हुई है कि जनाब हमारा स्मॉग से बुरा हाल हुआ वो, या हम कहें पिछले 5 साल में अचानक से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन आसमान तो साझा है ना, हवा तो सबकी सेम है। तो एक मुल्क खराबी करेगा तो दूसरा मुल्क तो भुगतेगा, दूसरा मुल्क खराबी करेगा तीसरा मुल्क भुगतेगा। इतने ज्यादा झगड़ों के बावजूद क्यों नहीं एटम बम चला पाते लोग? इसलिए कि वो एक मुल्क पे नहीं जाएगा, उसने आसपास पता नहीं क्या क्या तबाही फैलानी है। तो प्रॉब्लम ये है कि आज कुछ लोगों के केयर ना करने की वजह से सब सफर कर रहे हैं। तो पहले अंग्रेजों ने अपने आप को सुधारा, फिर उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल उन इदारों से राब्ता किया जिन इदारों की वजह से हम जैसे गरीब मुल्क चल रहे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उनसे कहा कि भाई तुम अपनी लोन की शर्तों में डालो कि अब ये लोग सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करें। अब इतने साल के अंदर अंदर इस मुल्क की हर लिस्टेड कंपनी को अपनी इस तरह की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जिसमें वो बताए कि उसने कार्बन के साथ क्या किया, वो बताए उसने ऑक्सीजन कितनी जनरेट की, उसने दरख्त कितने लगाए, उसने कितने स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया, उसने अपने स्टाफ को कितना खुश रखा, उसने तमाम लोगों को कैसे लेके चला। तब दुनिया में स्टेक होल्डर ये नहीं देखता कि मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूं उसके बड़े अच्छे प्रॉफिट है, वो कहता है मैं उस कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छे हैं, मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अपने ही कंपेटिटर्स की निस्बत 10% प्लास्टिक कम इस्तेमाल करते हैं,
अपने कंपेटिटर्स की निस्बत इतने % कार्बन डाइऑक्साइड कम इमिट करते हैं। इनकी फैक्ट्रियों के ऊपर इस तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं जो धुएं को रोकते हैं, और फिर भी जितना धुआं ये नहीं रोक पाते उतने ये दरख्त लगा देते हैं ताकि एनवायरनमेंट को जितना खराब किया उससे बेहतर रिस्टोर कर लें। तो आज की दुनिया का जो इन्वेस्टर है वो मगरबी ममालिक में ये सोच के इन्वेस्ट करता है कि मैं वहां इन्वेस्ट करूं जहां मेरे बच्चों के सांस न छीन रहा हो। इन्वेस्ट तो उसने करना है, प्रॉफिट ए कंपनी भी देगी, बी कंपनी भी देगी, लेकिन ए कंपनी एनवायरनमेंट मोर फ्रेंडली है और बी कंपनी कम फ्रेंडली है, तो मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली की तरफ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल वाली कार की निस्बत 6 लाख रुपए भी महंगी है तो वो इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे क्योंकि वो एनवायरनमेंट को खराब नहीं कर रही। तो दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रही है। तो आप ये देखें पिछले सिर्फ 2 साल में एक दफा गौर से देखें पाकिस्तान में ये बिजली के मामले में ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक इस तरह की चीजों में कितनी तब्दीली आई है। गवर्नमेंट कितने इनिशिएटिव्स देना शुरू हो गई एकदम से कि सोलर लगवा लो, हमसे सस्ता वो लोन ले लो, ये इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लो और इतने पैसे गवर्नमेंट दे देगी, 2.5 लाख की बाइक है 50,000 हमसे ले लो, 2 लाख तुम दे दो। सेल्स टैक्स खत्म कर दिए, कम कर दिए, चीजों को वो कर दिया। क्यों? क्या ये अचानक इतने मेहरबान हो गए? एक इंटरनेशनल एजेंडा है जो इंटरनेशनली फॉलो हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे मुल्कों की तरफ आ रहा है। इस वक्त हमसे पहले बात है मिडिल ईस्ट की। इस वक्त सऊदीया, इस टाइम पे दुबई, ओमान, कतर, ये सारी रियासतें ऐसी हैं कि अंग्रेज कह रहे हैं यार पहले इनको सुधारते हैं और फिर आते हैं गरीब लोगों की तरफ। इंडिया ने तो नैरेटिव दे दिया, उन्होंने कहा जी आप जो 2050 का चैलेंज दे रहे हैं हमें, हम 2050 नहीं, हम 2070 तक अपने आप को सस्टेनेबल बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम ग्रो कर रहे हैं, इस वक्त हम फैक्ट्रियां लगाएंगे, हम इस वक्त सारा काम करेंगे, हम सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करेंगे लेकिन थोड़ा स्लो पेस पे करेंगे। ठीक है, उसके पास इकोनॉमी है, उसके पास चीजें बेहतर हैं, वो उस तरह से रोक सकता है। हम जो कर्जे में डूबे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि सूनर और लेटर आपके ही अपने आर्टिकल्स में अचानक पता लगेगा जी सारी लिस्टेड कंपनी के लिए वो स्टेटमेंट और वो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी हो गया, और स्टेटमेंट में अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, सस्टेनेबिलिटी की नॉलेज है। तो ऐसे में जब सबने अपने अकाउंट्स जैसी 2 और चीजें भी बनानी है, अकाउंट्स भी बनाने हैं, सोशल इंपैक्ट भी बताने हैं और एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी बताने हैं, तो अगला मरहला क्या आएगा? मैयर कैसे करें? मैंने आपको ये क्लास पढ़ाई, इस क्लास से हमने एनवायरनमेंट को कितना फायदा पहुंचाया और कितना नुकसान पहुंचाया, इसको कैसे मैयर करें? अगर मैं आपको आपके घर बैठे बैठे ये क्लास ऑनलाइन पढ़ा रहा होता तो आप लोग अपनी बाइक से ट्रैवल करके यहाँ ना आते। आपकी बाइक से वो जो धुआं निकला है वो मेरी वजह से निकला है। अब इस हद तक मेजरमेंट होगी। टाइप 1 इमिशन क्या है, टाइप 2 इमिशन क्या है। अब जो हवाई जहाज हैं वो अपने वेबसाइट पे बताते हैं कि हमारा ये वाला एयरक्राफ्ट इतना धुआं निकालता है, ये एयरक्राफ्ट इतना धुआं निकालता है। मैंडेटरी है, फैक्ट्रियों को बताना पड़ेगा कि उनका वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन कितनी तबाह कर रहे हैं, वो पानी के साथ क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितना पानी रिसाइकल करके इस्तेमाल किया। अब कंपनियां इंतहाई फखर से बताती हैं कि जो लैपटॉप आपके पास है ये 50% पुराने मटेरियल को रीयूज करके बना है, और पाकिस्तान में हम कहते हैं लो हद हो गई, इतने पैसे खर्चे महंगे लैपटॉप के लिए और फिर पुराने माल को रीडू करके दे दिया। दुनिया कह रही है, दुनिया बस चक्कर में है कि पुरानी चीज को रीडू करें। तो शीशे की बोतलें मिला करती थी और शीशे की बोतल में लोग बोतल पीते थे, कोक 7 अप वगैरह। फिर क्या हुआ, प्लास्टिक की बोतल आ गई। लेकिन अगर शीशे की बोतलों पे शिफ्ट हो जाएंगे तो कितनी सारी प्लास्टिक बोतल्स बचा लेंगे। फर्ज करें शीशे की बोतल एग्जिस्ट ही ना करती और चलती ही सिर्फ प्लास्टिक की बोतल हो। पाकिस्तान में सर्वे के मुताबिक 1 महीने में 1 अरब बोतल पी जाती है, 1 महीने में। साल में 12 अरब बोतलें। अब सोचें गंदगी के ढेरों पे 12 अरब नई बोतलें पड़ी हुई होंगी हर साल बाद। ये प्लास्टिक ना डिसॉल्व होता है, ना जमीन का पार्ट बनता है, जलाओ तो मसला, दफन कर दो तो मसला, पानी में चला जाए तो मसला। लेकिन अगर एक शीशे की बोतल है और एक शीशे की बोतल कोक कंपनी ने बनाई और उसमें एक साल में 100 दफा अलग अलग लोगों ने बोतल पी और वो रीयूज होती रही, तो माशरा उतना तो बचा। तो कोक अपने फाइनेंशियल्स के साथ अपने सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर्स में बताएगी कि हम लोगों ने सिर्फ शीशे की बोतलें मैंडेटरी बनाने से इतने सारा लाख इस यूनिट का प्लास्टिक हमने क्रिएट होने से बचा लिया।
तो नेस्ले की आप आज आप बोतल पकड़े तो वो बहुत ही अजीब सी गंदे से प्लास्टिक की बनी हुई होती है। आप कहते हैं पैसे बढ़ाई जा रहे हैं, बोतल हल्की कर दी, उस पर लिखा होता है कि हमने उस तरह का प्लास्टिक यूज किया है जो एनवायरनमेंट को कम दुश्मन है। तो अब दुनिया को ये सब करना पड़ेगा, तो ये सब कौन करेगा? स्ट्रॉज भी अब काट के आना शुरू हो गए जी, स्ट्रॉज भी उसके कागज के आना शुरू हो गए। अब आप ये देखें, बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, वो आपको अब कागज के थैले देना शुरू हो गए। अगेन वही वाली बात है, कहती नंबर 804 बड़ी अरसे बाद लोगों को समझ आता है। वो कहता था दरख्त लगाने का, प्लास्टिक के बैगों के अगेंस्ट बात करता था, लाहौर के इर्द गिर्द जो भट्टे चल रहे होते थे उनको रुकवाता था स्मोक का सीजन आने से पहले। आप लोगों को बुरा लगता था, आपने उसको जेल में डलवा दिया। क्या करते हैं आप लोग? चले, असल में उसका विजन बड़ा अच्छा था। इम्प्लीमेंटेशन वाली टीम जरा थोड़ी सी जरा ज्यादा हल्की पाई गई, लेकिन विजन अच्छा था, तो कम से कम विजन पे बात कर लें। तो ऐसे में अब जब अकाउंटेंट्स ने सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना है, तो वो सोचते हैं जो आपको हमेशा मजा देता है, बिजनेस, जॉब्स, पैसा, नोटू। हम इतने सारे अकाउंटेंट बन के दुनिया में कहीं ना कहीं खप जाते हैं। तो सोचें कुछ ऐसे अकाउंटेंट चाहिए होंगे जो पानी की मेजरमेंट जानते हो, जिनको पता हो कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इमिट होती है, कैसे और उसको कैसे मेजर करना है, जिनको पता हो कि वेस्ट की मटेरियलिटी कितनी होती है और उसको किस तरह से देखना है, जिनको पता हो कि होटलिंग की दुनिया में अगर एक एवरेज कस्टमर ने 3 दिन तक एक ही तौलिया इस्तेमाल किया तो उसने एनवायरनमेंट कितनी ज्यादा बचा ली। वो जो प्लास्टिक के उसमें छोटे छोटे से एक जमाने में शैम्पू और साबुन वगैरह के वो छोटे छोटे से वो रख देते थे, लोग आते थे, यूज करते थे, फेंक के चले जाते थे। अब अच्छे होटल्स क्या कर रहे हैं, बड़ी सी बोतल में रख देते हैं और उसी को रीयूज करके दोबारा से चलाते रहते हैं, और फिर उसके बाद अपने फाइनेंशियल्स जैसी चीज में बताते हैं कि हमने इतना फायदा किया एनवायरनमेंट का। तो अब टेक्निकली आप सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आती हैं, बट दुनिया में अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा एक बड़े लेवल की रिपोर्ट बनेगी जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होगी, इसमें चूंकि आहिस्ता आहिस्ता हम कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं, तो मेजॉरिटी तो फाइनेंशियल होंगे, लेकिन फिर 2 और पिलर्स की बात भी होगी, पीपल और प्लेनेट। प्रॉफिट की बात तो कर ली, लोगों के साथ क्या किया। फॉर एग्जांपल कंपनियां फिर बताएंगी कि हमने इस दफा अपने स्टाफ के 2 इस तरह के ट्रिप्स रखे, वो बताएंगे कि हम अपने स्टाफ को महीने में 1 दफा खाना खिलाते हैं, वो बताएंगे कि हम अपने स्टाफ को ट्रेन रखते हैं, वो कहेंगे हमारा एक ऑफिसर मौजूद है, जब कोई स्टाफ मेंबर परेशान होता है तो उसके साथ बात करता है और उसकी परेशानी को बड़े ऊपर के लेवल के लोगों तक पहुंचाता है। तो फिर वो बताएंगे कि इस दफा इतने नए लोगों ने ज्वाइन किया और पुराने लोग हमें छोड़ के नहीं गए। तो फिर वो बताएंगे कि हमने इस दफा इतने बोनस दिए जिससे हमारे स्टाफ इतने खुश हैं और हमने अपने लोगों का बड़ा ख्याल किया है। तो फिर उसके तीसरे वर्जन में ये बता रहे होंगे कि हमने इस दफा कौन कौन सी चीज का इस्तेमाल कितना कम किया। तो वो ये तक बताएंगे कि हमने इस दफा अपनी 150 ऐसी मीटिंग्स है जो जूम पे कर ली, जिसकी वजह से हमारे लोग जो ट्रेवल करते और उस ट्रेवल करने की वजह से इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में जाता, उसकी पूरी की मेजरमेंट करके वो रिपोर्ट में डालेंगे। तो किसने बनानी है? आपने। एआई अकाउंटेंट को तो खाने वाला है। तो अकाउंटेंट बड़ा सियाना है, उसने कुछ और नए एवेन्यूज ढूंढ लिए, उसने कहा भी इसको एनवायरनमेंट का समझ नहीं आया। तो इस वक्त वो जो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है वो आप लोगों ने करनी है। क्या वो एनवायरनमेंट के स्पेशलिस्ट लोगों को नहीं करनी चाहिए? उन्हें अकाउंटिंग नहीं आती और वो अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे, वो आसान चीज नहीं सीखेंगे, आप मुश्किल चीज सीख लेंगे। ये दुनिया में ये मसला आया था 2003-4 के आसपास भी। कंप्यूटर आया 95 में, 97-98 में उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया अकाउंटिंग पे वो कंप्यूटर पे शिफ्ट होना शुरू हुई। तो कुछ लोगों ने सोचा कि कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे हो सकते हैं जो खुद ही से एंट्री करें। तो कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गए। जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गए तो अकाउंटेंट सर पकड़ के बैठ गया, उसने कहा मैं तो गया, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। वो सारा जो खातों में काम होता था, लेजर्स लंबे लंबे बनाए जाते थे, मैनुअल ट्रायल बनते थे, फिर उनको खातों में चढ़ाते थे, तो वो तो सब खत्म हो जाएगा, तो सॉफ्टवेयर आ जाएगा जालिम। तो इन्होंने क्या किया, टाइम से सॉफ्टवेयर सीखने शुरू कर दिए। दुनिया एक स्टेप आगे गई, उन्होंने कहा हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अपना एक निजाम होगा, हमारी कंपनी की सारी चीजें आपस में इंटीग्रेट हुई होंगी। आहिस्ता आहिस्ता उसको एंटरप्राइज वाइज रिसोर्स प्लानिंग कहना शुरू कर दिया, ईआरपी। तो जब ईआरपी आ रहा था, जब दुनिया को समझ आ रही थी कि अगर अकाउंटिंग को इंटीग्रेटेड सिस्टम से आईटी में जोड़ दिया जाए
तो दुनिया बड़ी कमाल हो जाएगी। उस टाइम पे आईटी वाले फिल्में देख रहे थे, उन्होंने ये नहीं समझा कि उनकी फील्ड में अगर वो अकाउंटिंग सीख लें तो उनको काम मिलने वाला है, लेकिन अकाउंटेंट इतनी तेजी में थे कि उन्होंने आईटी सीख ली। तो सीए फाइनल में भी आईटी का पेपर होता था, तो कैफ में भी 2 आईटी के पेपर होते थे। कैफ स्टार्ट करने से पहले मैंने 4 ऐसे आईटी के पेपर दिए हैं जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि उस वक्त आईकेएफ को समझ आ गई थी कि अब जोर आईटी की तरफ है। वो अपने अकाउंटेंट्स को आईटी सिखाना शुरू हो गया और उसके अकाउंटेंट्स ईआरपी स्पेशलिस्ट बनते चले गए। और फिर एक टाइम ये हुआ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो कंसल्टिंग आईटी की जो ईआरपी सॉल्यूशन देते थे, टॉप 10 में 8 ऑडिट फर्म्स होती थी। तो ऑडिट फर्म ने ईआरपी इंप्लीमेंट करके देना शुरू कर दी। तो इससे पहले कि आईटी वाले अकाउंटिंग सीखते, हम लोगों ने आईटी सीख ली। तो इससे पहले कि एनवायरमेंटलिस्ट अकाउंटिंग सीख लें, हम एनवायरमेंट को समझ लेते हैं, हम एनवायरमेंट की वेरिएबल्स को समझ लेते हैं, हम मुख्तलिफ सेक्टर्स को समझ के और उसके मैट्रिसेस को समझ लेते हैं कि वहां क्या क्या चीज कितनी कितनी जरूरी है और उसको हमने कैसे लेके चलना है। ये सारी डिस्कशन इंतहाई रेलेवेंट है, क्योंकि हम बेस बना रहे हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं, वरना इंतहाई बोरिंग पेपर है। अब सोचें कि मैं आपसे कहूँ ये एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में इस चीज को मेजर करने का ये तरीका है, इसको यूं देखना है और इसको ऑडिट करने का ये तरीका है, तो आप तो रटा ही मारते रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको समझ आ जाए, मैं आपसे कहूँ हाँ भाई एयरलाइन सेक्टर की बात करते हैं, आप कहें हाँ सर एयरलाइन सेक्टर में ये मसला ये मसला ये मसला ये मसला, फिर मैं कहूँ अच्छा बताओ उसको मेजर कैसे करना है। कुछ आप सोचेंगे, कुछ स्टैंडर्ड से मैं आपको बताऊंगा, आप वो जहन में रखेंगे, फिर उसकी एश्योरेंस सोचेंगे। तो जब हम लॉजिकली चलेंगे तो सब्जेक्ट दिल में भी उतरेगा, समझ भी आएगा और अगेन बेहतर भी हो जाएगा। तो अब नए क्या क्या एवेन्यूज खुल गए। एक एवेन्यू ये खुल गया कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग करने के लिए भी अकाउंटेंट्स चाहिए। तो फैक्ट्री के अंदर जहां मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो रही होती थी, अब वहां पे एनवायरमेंट को समझने वाले लोग भी होंगे। तो फिर ऐसे लोग भी चाहिए जो डिफाइन करें कि एनवायरमेंट की अकाउंटिंग कैसे कैसे होगी। तो फिर ऐसे लोग भी चाहिए जो वो अकाउंटिंग करें। फिर ऐसे लोग भी चाहिए जिस तरह से जो रिपोर्टिंग करते हैं, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में फर्क है। तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग नहीं करते, लेकिन उस अकाउंट्स को अपनी खूबसूरत सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छी रिपोर्ट्स के तौर पे दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जो क्या करें, रिपोर्टिंग करें। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्टिंग बन गई, फिर हम अपने इन्वेस्टर से कहेंगे आज हम बहुत अच्छे हैं, देखो हमारे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हमने इस दफा इतना कम ऑक्सीजन इस्तेमाल किया और इतना कम कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट किया। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क में अकाउंटेंट्स भी तो झूठ बोल सकते हैं। क्या इन्वेस्टर भरोसा करेगा? कोई भी कंपनी उठ के कहते मेरा इस दफा इतना प्रॉफिट हुआ, लोग मान जाते हैं? कहते नहीं, ऑडिटर से ऑडिट करवाओ। अभी ऑडिटर कहां से आएगा? हम में से ही आएगा। हम लोगों ने तो उसको ऑडिटर भी बनना है, हमने तो उसकी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करनी है। तो कितना मजा आएगा कि इस कमरे में कुछ लोग बैठ के इसकी अकाउंटिंग कर रहे होंगे, कुछ इसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे होंगे, कुछ इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ सोच रहे होंगे कि किस किस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाए, और कुछ आगे कंपनियों को चेक करके उनको ऑडिट रिपोर्ट, एश्योरेंस रिपोर्ट दे रहे होंगे कि आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छा काम नहीं किया। ये तो हो गई नौकरियां। तो फर्म के लिए ऑडिट एक बिजनेस है, क्लाइंट है। तो अगर पाकिस्तान की सारी लिस्टेड कंपनियों पे वो वाजिब हो जाए कि आपने एक और एश्योरेंस भी लेनी है जो सस्टेनेबिलिटी की हो, करवाना पड़ेगा सबको। तो जो फर्म इसमें चैंपियन होगी, या आप में से कुछ लोग आगे जाके आप क्वालिफाई करते हैं और आप जाते साथ ही एक नई फर्म बना देते हैं, वो बाबों को समझ देर से आना एनवायरनमेंट का, आप जल्दी से समझ लें। आप एज अर्ली एज पॉसिबल क्वालिफाई करते साथ ही एक फर्म बनाएं जिसकी स्पेशलाइजेशन ही यही हो कि उसने सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। घबराना नहीं है, टाइम कम नहीं है हमारे पास। दुनिया बहुत तेज चल रही थी, वो एक जगह पे पहुंच गए हैं। इस वक्त अगले 4-5 साल वो मिडिल ईस्ट को सीधा कर रहे हैं, फिर हमारी बारी आनी है। तो अगर आप 4-5 साल बाद इक्विप हुए हैं और आपको पता है कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है, सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस क्या है, यूनिट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसको मेजर कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो आप आज से 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद आने वाली जॉब्स के लिए परफेक्टली तैयार है। ये वही आईकेएफ है जिसने मेरे जमाने में आईटी को हमारे सिलेबस में डाला। हम उस टाइम पे उलझ के आईटी पढ़ते थे, लेकिन मेरे सारे बैचमेट्स को आईटी काम आई और उन्होंने अपना बड़ा अच्छा कैरियर बना लिया। तो आप लोगों के सिलेबस में आईकेएफ ने डाटा एनालिटिक्स डाला है, सस्टेनेबिलिटी डाला है। दोनों इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है और इस वक्त मैक्सिमम काम दुनिया में एआई से हो रहा है। तो आपका एआई और डाटा एनालिटिक्स का हैंड्स ऑन कोर्स भी आपको काफी हेल्प करेगा, और ये सस्टेनेबिलिटी का पेपर आपको फ्यूचर रेडी करेगा। हो सकता है आज आप ये बात पढ़ें और फिर अपने माहौल में बाहर निकल के कहें सर अजीब ही हवाई बातें कर रहे थे,
फॉलो तो कहीं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है इस वक्त फॉलो, लेकिन जिस टाइम पे फॉलो करवाना होगा ना उन्होंने, एकदम से वो कहते हैं ऊपर से डंडा आएगा और सारे सीधे हो जाएंगे। फिर किसी को लोन मिलना बंद हो जाएगा जब तक वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट साथ ना लगा दे। पाकिस्तान को फंड मिलने बंद हो जाएंगे जब तक पाकिस्तान कम से कम 200-300 कंपनियों की उस तरह की रिपोर्ट दिखाना दे। आपने शायद नोट ना किया हो, गैर महसूस तरीके से सस्टेनेबिलिटी हमारे करिकुलम में आहिस्ता आहिस्ता आती गई। कंपनीज एक्ट याद है, डायरेक्टर रिपोर्ट में लिस्टेड कंपनी ने 5 एक्स्ट्रा बातें बतानी होती हैं। 2 बातें एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी और लाजमी बतानी होती हैं। तो एक वक्त आएगा कि वो लाजमी बताने वाली चीजों को ऑडिट भी लाजमी हो जाएगा, तो वो ऑडिट किसने करना होगा? तो ये सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट बेसिकली ये चीज है। तो अभी तक हमने पहले वर्ड सस्टेनेबिलिटी को समझा है और फिर समझा है हम अकाउंटेंट्स की दुनिया में सस्टेनेबिलिटी का क्या कमाल है। क्या ये बात समझ आई? अब चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। SRA मतलब सस्टेनेबिलिटी, आगे रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस, या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एश्योरेंस। हाँ जी, इतने सारे नौजवानों ने मिल लेते हैं। SRA, S से सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, R से रिपोर्टिंग, A से एश्योरेंस है। अच्छा, दरमियान में एंड है या नहीं? इसका मतलब है ये 2 पेपर है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस। तो ये 3 बातें हैं। सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी, फिर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, फिर सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस। तो ये बेसिकली इस तरह से सब्जेक्ट है। तो इसके मेन इश्यूज क्या हैं? सबसे पहला मसला आएगा इसकी अंडरस्टैंडिंग का। समझ ही नहीं आएगा लोगों को, किताब उठा के कहेंगे यार सस्टेनेबिलिटी तो रट्टा है, बस रट्टा मारना होता है। जब आईकेएप ने बताना था इसका करिकुलम तो उन्होंने किताब नहीं दी, उन्होंने एक लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स 18 के करीब डॉक्यूमेंट्स डाल दिए। उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट है, बस इसमें स्टैंडर्ड है, ये वाले फॉलो होंगे। खुद को भी नहीं समझ आया कि यार सब्जेक्ट तो डाल दिया, अब किताब का क्या करें। तो सोचा ठीक है, चैंपियन लोग मार्केट में मौजूद हैं, किताबों के ऑथर्स मौजूद हैं, वो खुद ही से कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे। लॉ में भी तो किताब नहीं है ना, चल ही रहा है इतने साल से काम। तो सस्टेनेबिलिटी की किताब का वजन भी आईकेएप ने ऑथर्स के जिम्मे डाल दिया कि जी आप लोग बैठ के एक अच्छी सी किताब बनाएं, फिर अपने बच्चों को उस किताब पे चलाएं। हमें क्या दिया? एक सिलेबस आउटलाइन और एक लिस्ट ऑफ थके हुए बोर खुश्क स्टैंडर्ड्स, उनके लिए जो उन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड समझ के पढ़ रहा होगा और जो उन स्टैंडर्ड को ये सोच के पढ़ रहा होगा कि यार ये गेम समझ आ गई ना तो बस आगे तो मेरा ही दौर है सारा। तो कुछ लोग रिपोर्टिंग को सब्जेक्ट समझ के पढ़ते हैं और कुछ इसलिए पढ़ते हैं कि मुझे रिपोर्टिंग आ जाए तो मैं जब कंपनी में जाके जॉब करूं तो मैं बड़े अच्छे लेवल पे एक्सेल कर रहा हूं। कुछ फर्म का काम मुसीबत समझ के करते हैं, कुछ इसलिए करते हैं कि उससे कुछ सीखने का मिलेगा और वो उनको आगे फायदा देता है। अंडरस्टैंडिंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सस्टेनेबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग होगा। जहां आपने लेक्चर मिस किया, आप अगले दिन आएंगे सारे चहक चहक के बातें कर रहे होंगे और आप मुंह देख रहे होंगे सबका कि पता नहीं क्या हो रहा है। इसीलिए इरादतन 2 दिन रखी है, लेकिन हर दिन रखा 2.5 घंटे है, ताकि जो है ना वो खुल के बात हो। 2.25 घंटे। और जब आखिरी क्लास होगी इसके बाद क्लास तो है कोई नहीं, तो कभी भी फिसलते फुसलते 15-20 मिनट, आधा घंटा, अगर मजा आ रहा होगा, बातें चल रही होंगी तो चला दे रखेंगे जी। आधा घंटे पहले भी उन्हें आधा घंटे पहले भी फारिग हो सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो हैपन, वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जैसे आज हम जल्दी फारिग हो सकते हैं, आज पहला दिन है और आते साथ ही तो नहीं आप लोगों से तहज्जुद भी पढ़वानी, तो पहला दिन है तो जरा चीजें समझ आ रही होंगी। टॉपिक आइडेंटिफिकेशन, सवाल देख लेंगे और आप सोचेंगे यार ये पूछा कहां से है, ये चल क्या रहा है, क्यों? अंडरस्टैंडिंग आउट होगी। जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको एग्जैक्टली थीम समझ आएगा कि मेरे से ये पूछा जा रहा है। फिर कुछ सिलेक्टेड क्रैमिंग करनी पड़ेगी, हर जगह लॉजिक नहीं चलेगी, कुछ जगह आपको 8-10-12 बातें याद भी करनी पड़ेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक जादू कर दूं और हम एक ऐसी इन्वायरमेंट में मैं आपको ले जाऊं और मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दूं और मैं कहूं बस ये मेरे शहजादे पेपर में जाएंगे और लुट में जा देंगे। ऑब्वियसली सिलेक्टेड क्रैमिंग भी हमें करनी पड़ेगी। कहाँ करनी होगी, कहाँ नहीं करनी होगी, उसको देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि इसके आसपास के ज्यादातर पेपर ओपन बुक एग्जाम है और इस बेचारे का तो ऐसा क्लोज बुक है कि इसकी किताब तक नहीं दी है कि अपने, और करना फिर भी कंप्यूटर पे।
इसके स्टैंडर्ड है रिपोर्टिंग के और एश्योरेंस। जी बिल्कुल, दो मेन स्टैंडर्ड हैं जो रिपोर्टिंग रिलेटेड डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं। वो लेके जाएंगे अभी तक तो ऐसा ही है मामला। अल्लाह करे वो जल्दी से समझ आए। उन्हें लगा कि एसपीएम से इसको रिप्लेस किया है, तो एसपीएम में भी हमें इजाजत नहीं देते थे, तो इसमें भी इजाजत ना दें। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिस तरह की इसकी नेचर और ये किताब भी जब इन्होंने नहीं दी है, तो ये शायद अलाउ कर दें। अगर ये अलाउ कर दें तो ये मसला हल हो जाएगा। फिर हमें याद नहीं करना होगा, फिर हमें एग्जैक्टली समझना होगा कि ये चीज कहां लिखी हुई है। ड्राफ्टिंग द आंसर, राइटिंग, अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब यहां लिखना भी अच्छा होगा, और लिखने की तो प्रैक्टिस ही नहीं हमारी। जब मुझे FR1 और बी लॉ इकट्ठे मिलता है, तो मैं FR1 लिख लिख के करता हूँ, बी लॉ को पढ़ पढ़ के करता हूँ। जब मुझे BIA का मैनेजरियल पोर्शन मिलता है, या MFA का मैनेजरियल पोर्शन मिलता है, और फाइनेंस पोर्शन मिलता है, तो मैं फाइनेंस लिख लिख के करता हूँ, मैनेजरियल को बस देख लेता हूँ। जब मुझे ऑडिट और FR2 इकट्ठे मिलते हैं, तो FR2 को मैं लिख के करता हूँ और ऑडिट को पढ़ के कर रहा होता हूँ। तो जब मुझे सस्टेनेबिलिटी के साथ रिपोर्टिंग मिलेगा, सस्टेनेबिलिटी के साथ BFD उठाया हुआ होगा, SFM, या सस्टेनेबिलिटी के साथ टैक्स उठाया हुआ होगा, कुछ भी उठाया हुआ होगा, उसको ज्यादा टाइम मिल जाएगा और इधर फिर लिखने की प्रैक्टिस कम होगी। तो सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके ह्यूज नेबर सब्जेक्ट्स। इसके आसपास पड़ोस में जो भी सब्जेक्ट होगा, आप हमेशा उसी को टाइम देते रह जाएंगे, क्योंकि ये या तो समझ आएगा नहीं, या समझ आएगा तो एक खास लेवल से ज्यादा पढ़ा नहीं जाएगा, और पढ़ लेंगे और सोचेंगे अब याद क्या रखना है, और पेपर में जाके लिखना पड़ेगा। इतने मसले, तो उससे बेहतर है बंदा इस पेपर को साइड पे कर दे, कुछ और करना शुरू कर दे। ये सारे मसले उसको आएंगे जिसने दिल से नहीं किया होगा। इस क्लास का एक ऑब्जेक्टिव है, यानी इस क्लास का मिनिमम आउटपुट ये है कि आप लोगों का पेपर पास हो। ये मिनिमम आउटपुट है, मैं उससे बहुत ऊपर का आउटपुट की बात कर रहा हूँ। मेरा आउटपुट ये है कि आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाए। मेरा पसंदीदा आउटपुट ये होगा कि सस्टेनेबिलिटी की बात, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं तो वहां आपका सिर्फ अकाउंटिंग वाला दिमाग ना चल रहा हो, आप साथ साथ सोच रहे हो क्लास में हमारी जो बात हुई थी, जरा यहाँ देखें। आप गए हुए एक कंपनी को ऑडिट करने जो कोरियर की कंपनी है, अब आप बैठ के सोचें यार कोरियर में सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आ सकती है। जब आप गौर से देखेंगे, उनके ऑपरेशंस को देखेंगे और ये वाला नॉलेज आप जहन में लेके आएंगे, तो आपको ऐसी ऐसी बातें जहन में आएंगी जो आप टिपिकली नहीं सोच सकते। कोरियर तो बहुत मुश्किल है सच में जी, उसका तो काम ही सारा प्लास्टिक पे। अब अगेन मतलब इतनी सारी जगह भाई जो वो होंगी, जो फैक्ट्री है जिसने प्रोडक्शन करनी है, वो बेचारी क्या करे। अच्छा, फिर अगला बड़ा मजेदार मरहला है, वहां से फिर आपके पास नोटू आ जाएंगे। वो क्या चक्कर है, जब हमें पता है कि दुनिया तबाह हो रही है और अंग्रेज चाह रहे हैं कि दुनिया ना तबाह हो, तो क्या प्रोडक्शन बंद कर दें? प्रोडक्शन तो करनी पड़ेगी। क्या मछलियां खाना खत्म कर दें? हाँ, मछलियों की रिप्रोडक्शन रेट से कम रेट पे हम उन्हें खाएं ताकि सस्टेनेबल रहे। दरख्त काटना गलत नहीं है, लेकिन दरख्त उगा नहीं रहे और काटे जा रहे हैं तो वो गलत है। रेशियो ऑफ डिस्ट्रक्शन, रेशियो ऑफ रीजनरेशन से कम रहनी चाहिए। तो इसमें मसला नहीं है कि फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर वो उस धुएं की वजह से जो एनवायरमेंट डैमेज किया उसको कवर करने के लिए क्या किया। तो अब इन्होंने क्या किया, हर इंडस्ट्री के थ्रेशोल्ड सेट कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपने इतने से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं करनी। आपको उसके कार्बन के पॉइंट्स होंगे जो काउंट होंगे कि इस लेवल से ऊपर नहीं होने चाहिए। फर्स्ट करें आपके पास 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर आया, आपने वो किया, आपकी इमिशन उसी रेंज में रही, ओके कोई मसला नहीं। आपके पास आगे 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर, अब वही वाली बात है, प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन। जब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे लिमिट आउट हो जाएगी, लिमिट आउट हो जाएगी तो आप एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे। अब क्या होगा, आपका जब ऑडिट होगा, आपकी जब अश्योरेंस होगी, अश्योरेंस में वो देखेंगे कि आप इतने नेगेटिव पॉइंट्स में, जुर्माने पड़ जाएंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जुर्माने पड़ जाएंगे। अब क्या करें, एक फैक्ट्री वाला कितना एनवायरनमेंट साफ करे, वो तो खराब ही करेगा ना एनवायरनमेंट। तो एक और बिजनेस भी होगा छोटा सा, वो बाग खरीद के आबाद करता होगा, बागों में दरख्त लगाता होगा, दरख्तों को पानी देता होगा, स्कूल्स बनाता होगा, स्कूल में बच्चे फ्री पढ़ाता होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करके पॉजिटिव पॉइंट्स इकट्ठे करता जा रहा होगा। और आपके नेगेटिव पॉइंट्स इकट्ठे हुए हुए, उसके पास पॉजिटिव पॉइंट्स पड़े हुए हैं, और आपके नेगेटिव पॉइंट्स अगर यहीं तक रहे तो आपको पड़ जानी है मिलियंस ऑफ डॉलर की पेनल्टी।
तो फिर दुनिया में एक स्टॉक एक्सचेंज सजेगी पॉइंट्स की, कार्बन के पॉइंट्स ट्रेड होंगे। तो जिसके पास सरप्लस पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो उनको जाके बेचेंगे जो कि माइनस में जा रहे हैं। एक कार्बन ट्रेडिंग, अब दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि जो लोग एनवायरनमेंट के पॉजिटिव पॉइंट्स अपने पास संभाल के रखे हुए हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन ज्यादा जनरेट की और कार्बन डाइऑक्साइड कम क्रिएट की, तो उनके पास सरप्लस पॉइंट है, उन्होंने जितना करना था उससे बहुत ज्यादा अच्छा कर चुके हुए हैं। ये अलाउड है कि वो अपने ऊपर के एक्स्ट्रा पॉइंट उठा के उन कंपनियों को बेच दें जो कि माइनस में जा रही हैं। अब जिस कंपनी को $1 मिलियन की पेनल्टी पड़नी थी, उसको $2 लाख के अगर आप पॉइंट बेच दें तो क्या बुरा है? मकसद क्या था? अल्टीमेटली दुनिया ओवरऑल सस्टेनेबल रहे। तो इसने पॉजिटिव पॉइंट बनाए, इसके नेगेटिव थे, ये दोनों आपस में जोड़ के ओवरऑल देखा पॉजिटिव थे। उसको पैसे मिल गए जिसने अच्छाई की, और जिसने बुराई की उसको बड़ी सजा दिखा के आपने कुछ जुर्माना उससे अच्छे लोगों को दिलवा दिया, डिस्करेज कर दिया। अब वो पूरी एक्सचेंज है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पॉइंट मैयर कैसे हो रहे हैं? मैं जाके कह दूं मेरे पास 13 लाख पॉइंट्स हैं, कैसे साबित करूं? कैसे साबित होगा? कुछ इंडिपेंडेंट एथिकल सर्विस प्रोवाइडर्स अश्योरेंस रिपोर्ट देंगे और कहेंगे कि आब्दी साहब अपनी कंपनी के बारे में जो 13 लाख पॉइंट बता रहे हैं ये सच बोल रहे हैं, तो फिर मेरे ये पॉइंट सेल होंगे। तब सोचें सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ गई। अब ऐसे में हम आज अपने पाकिस्तान, अपने समाज और पूरी दुनिया को बेहतर करने के लिए एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी की अकाउंटिंग भी अच्छी करेंगे, हम इसकी ऑडिटिंग भी अच्छी करेंगे, हम एथिक्स को भी फॉलो करेंगे, हम बेईमानी भी नहीं करेंगे, हम चालबाजी भी नहीं करेंगे। सिर्फ इस कमरे में जितने लोग मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, सिर्फ इतने लोग ये इनिशिएटिव ले लें तो 25 साल बाद का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से बहुत बेहतर होगा। आप जहां जहां जाएंगे उस इदारे को इन्फ्लुएंस करेंगे, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, अपने बॉसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, उनसे जाके अकाउंटिंग करवाएंगे इसकी, आप उनकी रिपोर्ट्स में चीजें ऐड करवाएंगे, उनको सच बोलने पर आमादा करेंगे। तो अब ये सब्जेक्ट इबादत भी है। हमारे मजहब ने हमें जिस सफाई का कहा था, नहीं समझ आता था बचपन में कि सफाई निस्फ ईमान कहां से हो गया। तो वो सफाई निस्फ ईमान इसलिए है कि अगर सफाई नहीं है तो फिर तो हम आहिस्ता आहिस्ता सब तबाह कर देंगे। तो अल्लाह ने हमें हमेशा एक सस्टेनेबल निज़ाम दिया और हमें ज्यादातर जो हिदायत दी वो यही थी कि हम चीजों को बेहतर तरीके से चलाते रहे, और हम खराब करते गए। तो आज ये पेपर पढ़ना कमर्शियली भी मजेदार है। कम से कम छोटे से छोटा फायदा ये है कि आपके 6 में से 1 पेपर्स हैं, 6 पेपरों में से 1 पेपर है, वो पास करने के लिए तो पढ़ना ही था। तो पेपर पास करने के लिए पढ़ना है, फ्यूचर रेडी होने के लिए पढ़ना है, अपने आप को इक्विप करने के लिए पढ़ना है, एक नया फ्रेमवर्क दिमाग में चलाने के लिए पढ़ना है, और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझने के लिए इस पेपर को पढ़ना है। तो इतना सब बताने के बाद अब मेरा दिल नहीं करेगा, मैं नहीं कहूंगा, आप लोग खुद हर दिन एक्टिव होके आए हुए होंगे कि हाँ आज क्या बात हो रही है, बड़ा मजा आएगा। सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, खींचना होगा, काफी खींचना होगा। खींचना होगा कि बाल की खाल उतारनी होगी कि बस एक इंडस्ट्री आपके सामने मैंने रखी, मैंने कहा आज की ये इंडस्ट्री आपके हवाले कर दी, फिर आपने उस इंडस्ट्री पे जो हमला करना है, फिर आपने जो अलग अलग तरह की एग्जांपल देनी है। तो ये वन साइडेड क्लास नहीं है, ये लॉ नहीं है, लॉ में मैं ही बोल रहा होता हूँ। इधर मैं आपसे कहूंगा हाँ भाई आपका क्या ख्याल है इसमें, ये चीज कैसे होनी चाहिए। ये एक भाई एक बात करेंगे, साथ वाले कहेंगे सर अगर ऐसा भी हो जाए तो कितना मजा आए। तो वो भाई कहेंगे सर मैंने एक जगह एक एग्जांपल देखी थी, वहां इस तरह से और इस तरह से होता था। ये कलेक्टिव नॉलेज जो सबका आएगा, जो मैं एक बंदे की बात सुन के बाकियों को बता रहा हूँ, अलग अलग इंडस्ट्रियों से जब आप आए हुए होंगे और आप अपनी अपनी इंडस्ट्री के एग्जांपल दे रहे होंगे, तो कलेक्टिवली हमारा एक नॉलेज बन जाएगा कि हमें समझना आ जाएगा। और ऑनलाइन जो यूजर है वो सारे नॉलेज का फायदा उठाएंगे। हाँ वो 2 वे कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि क्लास इंटरेक्टिव क्लास बन जाए, ऐसी क्लास हो जिसमें आप ऐसे बैठ के फिल्म ना देख रहे हो कि बस सर बोल रहे हो और मैं सुन रहा हूँ, आप अलर्ट बैठे होंगे बस अगला सवाल मेरे ऊपर आने वाला है। एक ग्रुप स्टडी चल रही हो, हम मिल के सस्टेनेबिलिटी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, चीजें किस तरह से हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और इमोशनल बात तो करते रहे तो टाइम गुजरता भी, 1 घंटे में कितनी सारी बातें हो गई, आप फ्यूचर रेडी भी हो गए। देखते हैं दोबारा से इश्यूज क्या थे। सर ये अभी तो मतलब हम समझ जाएंगे ये चीजें, लेकिन बाहर तो समझाना बहुत मुश्किल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अभी इस वक्त समझ जाएंगे, लेकिन शायद इसी कमरे से बाहर निकल के आप अपने छोटे भाई को भी शायद ना समझा पाए। आप आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक का यूज तो कम कर सकते हैं। एक अकेला बंदा उतना तो कर ही सकता है,
छोटा सा फर्क पड़ेगा, बहुत छोटा सा। इस कमरे के सारे लोग अगर प्लास्टिक का यूज कम कर देंगे तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। इस कमरे के लोग अपने आसपास के कम से कम 3-4 लोगों को अगर समझा पाए तो बेहतर हो जाएगा। प्रॉब्लम पता है क्या है, हम हमेशा कहते हैं कि बस एक सुपरमैन आएगा, एक हीरो आएगा, एक लीडर आएगा, वो हमें सुधार देगा, और खुद सुधरते ही नहीं। बेचारा लीडर आया आज जेल में, कौम सपोर्टिव नहीं ना थी, सिस्टम सपोर्टिव नहीं था, टीम सपोर्टिव नहीं थी, एक अकेला विजन तो कुछ नहीं कर सकता। तो विजन भी जरूरी है और एक अच्छी इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। और अगर हम आज ये बात इस तरह से सोच लेंगे तो कम से कम 25 साल बाद हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम होगा, कोई हमारा किरदार होगा बीच में। हम कहेंगे भाई हमारी वजह से ये दुनिया में ज्यादा बात जो है ना, वो स्लाइड थोड़ी सी चेंज हो गई। अदरवाइज मैंने जो है ना, मैं देखता हूँ, मैंने एक स्लाइड ऐड की थी जो अभी शायद नहीं है। हाँ, वो स्लाइड थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। उसमें ये दुनिया में ना शोर तब मचा था जब अचानक से एक छोटी सी बच्ची ने उठ के और शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये बड़े क्या कर रहे हैं हमारे साथ, खत्म कर दिया इन्होंने। उसने कहा मैं जब बड़ी होंगी तो मेरे तो रिसोर्सेज खा चुके होगे तुम लोग। अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच की हाउ डेयर यू के नाम से, और सारे बड़ों को मुखातिब करके कहा तुम होते कौन हो हमारे साथ बुरा करने वाले, तुम्हें भी वही दुनिया मिली, हमें भी वही दुनिया मिली, तो ये कैसे कि हमारे पहुंचने से पहले तुम दुनिया खा जाओगे, तुम दर खत्म कर दोगे सारे। तो दुनिया एकदम से परेशान हुई कि वो इतनी सी बच्ची एकदम से पता नहीं क्या क्या बातें। तो मैंने एक तस्वीर भी उसकी शेयर की थी कि उसको मतलब लीडर ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड और इस तरह के वो मिले थे कि भाई इसने क्या बात की है। तो उसके बाद से अंग्रेज और जज्बाती हो गए, उन्हें कहे तो बच्चे सवाल उठाना शुरू हो गए। उसकी अम्मी जरा ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, उसने सोचा होगा चलो ठीक है बच्ची मशहूर हो जाएगी, थोड़ा सा जरा जाए इधर उधर से वो उसको पढ़ा पढ़ू के, मतलब वो जब तकरीर कर रही होती तो साफ लग रहा होता था कि वो स्क्रिप्टेड तकरीर है। लेकिन बहरहाल दुनिया ने ये सोचा कि आज ये आवाज उठा रही है, कल को हर घर से बच्चे आवाज उठाएंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरी दफा तो कुछ नहीं बचेगा। तो अगेन वही वाली बात है कि एक लड़की ने थोड़ी सी बात करनी शुरू की, छोटी सी बच्ची ने, और दुनिया ने चंद सालों के अंदर उसको एक आलमी इशू बना लिया था। तो फर्क पड़ता है, छोटे छोटे से कतरों से फर्क पड़ता है, छोटे छोटे से स्टेप से फर्क पड़ता है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि एक अच्छा लीडर आके हमें सुधारेगा, और हम अपने तौर पे नहीं सुधरते। हम आज थोड़े थोड़े से सुधरना शुरू हो जाए, हमारी पूरी कौम सुधर जाएगी। हमारे मुल्क को इनकलाब की जरूरत नहीं है, रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, एवोल्यूशन की जरूरत है। हर बंदे ने आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना है। ये कौम हम छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी है। जिस दिन हम सब मुत्तहिद हो जाएंगे और सब अच्छे होंगे, कौम बेहतर हो जाएगी। बाहर के मुल्कों में लोग अब एथिकली साउंड होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों से यही सीखा है और उन्होंने उनसे बड़ों से यही सीखा है। और हमारे बड़े सबसे पहले ये सिखाते हैं बेटा बाहर जाके कहना अब्बू घर पे नहीं है, वही कहानी खत्म हो जाती है ना। तो फिर वो बच्चा अपने टाइम पे जब बड़ा होगा वो अपनी इससे नेक्स्ट लेवल की चालबाजियां करेगा। तो इखलाकी तौर पे जब हम चीजें बेहतर कर लेंगे तो अच्छा है। तो इस सस्टेनेबिलिटी के पेपर में हम इखलाकियात पे भी एक पूरा यूनिट पढ़ेंगे, जो पेपर में हर दफा का कंफर्म सवाल भी होगा। खैर अभी तो कहानी बहुत बड़ी है। अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्टेड क्रैमिंग, ड्राफ्टिंग द आंसर, ह्यूज नेबर सब्जेक्ट्स, ये तो हमेशा का मसला है। और मिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, चीजें आपस में मिक्स हो रही होंगी, समझ नहीं आ रहा होगा ये वहां लिखना है, वहां लिखना है या वहां लिखना है। किताब क्या चूज की जाए? आईकेप की किताब यूज कर ले, है ही नहीं तो बस ठीक है, फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, फिर मैं जो किताब बना के दूंगा आपने वो इस्तेमाल कर लेनी है। और मेरे पे आप किसी तक हद तक भरोसा तो कर ही सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉ में भी सोर्स बुक अगर 17-18 साल से चल रही है, 15 साल तो तकरीबन अकेली को हो गए उस किताब को, तो इंशाल्लाह ताला सस्टेनेबिलिटी भी कुछ बेहतर काम कर ही लेंगे। अब तो दोस्त एआई भी मौजूद है, अब तो थोड़ी बहुत जगह पे वो हेल्प भी कर देगा, ड्राफ्टिंग में, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में, थोड़ा सा सीक्वेंस वगैरह में। तो मैं किताब पे कम्प्रीहेंसिवली काम कर रहा हूँ, लेकिन किताब इस वक्त क्रिएट करना सिर्फ आधे घंटे की प्रॉम्प्ट की मार है और 400 सफ़े की किताब आपके पास होगी। बट वो हरकत नहीं करनी। अगर वो हरकत करनी है तो फिर मुझ में और किसी भी और एआई यूजर में क्या फ़र्क है? तो एक अच्छे थीम पे किताब पे मैंने काम शुरू किया हुआ है और मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने टारगेट जनवरी के एंड का रखा हुआ है, बट किताब अच्छे लेवल की बनाने का प्लान है, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि वो किताब फिर सोर्स बुक के तौर पे काम कर सकती है। अल्लाह का शुक्र है मैं जिन सब्जेक्ट्स में हूँ उसमें अगर आईकेप की किताब नहीं होती तो मेरी किताब सोर्स के तौर पे चल रही होती है, तो एक क्रेडिबिलिटी है, तो मुझे उस क्रेडिबिलिटी का भी मान रखना है
और थोड़ा मैं अपने जाती स्टैंडर्ड से भी उलझा हुआ हूँ कि मैं अपनी ही नजरों में तब तक मोतबर नहीं होऊंगा जब तक मैं अच्छी किताब पे काम ना करूँ। तो इस मंथ के एंड तक का टारगेट है एक अच्छी किताब का। हाँ, हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे या जो भी चीज कर रहे होंगे उसके आपके पास किसी ना किसी फॉर्म में हैंडआउट्स या ऐसी टेंजिबल चीज जरूर होगी जो जिसको घर जाके आप देख सके। और इंशाल्लाह ताला जैसी ही किताब आएगी सॉफ्ट में फौरन से आपके गूगल ड्राइव में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, और फिजिकल उसकी प्रिंटिंग में अगर टाइम लग भी गया तो ठीक है। वैसे तो असूलन सस्टेनेबिलिटी की किताब प्रिंट नहीं होनी चाहिए, दरख्त तो नहीं ना मारने चाहिए फिर हमें। एंड सस्टेनेबिलिटी पढ़ते हुए अगर हम दरख्तों को कत्ल करके और किताब बनाए, लेकिन अगर दरख्त कत्ल हो रहे हैं तो फिर हम एनवायरनमेंट को कुछ इतना, तो अगर दरख्त कत्ल हुए तो मैं इस क्लास में इतना पॉजिटिविटी भर दूं कि वो जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाए और पॉजिटिविटी ज्यादा। क्योंकि हमारे ध्यान में मुसलसल प्रॉफिट और एनवायरनमेंट आ रहा है, एक तीसरे एलिमेंट को हम मिस कर रहे हैं, सोशल। अगर आप लोगों में पॉजिटिविटी भी आ जाए तो ये भी ज्यादा सस्टेनेबल है। तो सस्टेनेबिलिटी इज के लोग, प्लेनेट और प्रॉफिट तीनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करें। कल बेसिकली हम इन तीनों का आपस में लिंक देखेंगे, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग को थोड़ा सा समझेंगे कि वो क्या है, और जिन तीन चीजों का मैं बार बार जिक्र करूं उनका आपस में क्या ताल्लुक है और उसके अलग अलग एवेन्यूज क्या है। तो किताब इंशाल्लाह ताला आपके पास आ जाएगी और ड्यूरिंग क्लास आपके पास आसान चीजें मौजूद होंगी इंशाल्लाह। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को कैसे टैकल करें? आपको पता है कि अब आपने सीए फाइनल के इम्तिहान देने होते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर में खास पोर्टल होता है ICAP का, उसमें खास जगह होती है जहाँ पे आपने लिखना होता है, फिर सवाल देखने का एक तरीका होता है, फिर उसको कवर करने का एक तरीका होता है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स पे तजर्बा करते करते अब ICAP तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स पे तजर्बा कर चुका हुआ है। तो ऐसे में रादर देन कि हम एक दो दिन पूरे इस पे लगाएं इसको समझने पे, मैंने इसका एक दफा आज से 1.5 साल पहले ICAP के साथ मिलकर एक सेशन किया था। जब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ज्यादा पेपर्स के लिए मैंडेटरी कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने FAQ जारी किए थे और फिर मुझे कहा था कि आप जो है एक दफा इसको स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन करें। तो ICAP स्पॉन्सर्ड एक सेशन हमने किया था जिसमें मैंने फिर स्टूडेंट्स को ये पूरा सॉफ्टवेयर ओपन करके इसको चलाने का तरीका, इसमें छोटे छोटे डूज एंड डॉट्स क्या है, इस पे स्पेल चेक चलता है नहीं चलता, इसमें कौन सी कमांड चलती है, इसमें जो छोटा सा एक्सेल का फॉर्मेट है उसमें क्या क्या कुछ हो सकता है, उसके ऊपर काफी गाइड किया था। और ज्यादातर टीचर्स अब अपने अपने सब्जेक्ट में इंटीग्रेट करते जा रहे हैं इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को। तो हमारा इससे बड़ा कम ताल्लुक है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो ओपन बुक के पेपर हैं उसके अंदर आपको बेयर लॉ या स्टैंडर्ड्स देखने के लिए काफी हेल्प मिलती है। जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो एक्सेल का एरिया है वो उसमें काफी हेल्प मिलती है। ये तकरीबन थ्योरी बेस्ड एरिया है सारा का सारा। तो यहाँ पे जो मेन स्किल है दैट इज, जैसे भाई ने कहा, स्पीड टाइपिंग। तो उसमें मैं आपको अच्छे टूल सजेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके ऑफिस में आके आपके सिस्टम पे बैठ के आपके हाथों को प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। वो आप लोगों ने अपने तौर पे वो टाइपिंग की प्रैक्टिस खुद करनी है। अच्छे टूल्स बता दूंगा, सिर्फ 6 दिन एक अच्छे टाइपिंग ट्यूटर के साथ 1.5 से 2 घंटा अ डे आपने अगर दिया हो तो आप 40 वर्ड्स पर मिनट पे बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग उतना टाइम भी नहीं देना चाहते अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो कितना अच्छा लगे कि आप जो है वो टाइपिंग करते हुए कीबोर्ड को ना देख रहे हो। ऐसी जरा शो बंदा मार लेता है, रिश्तेदारों में कहीं बैठा हो, कंप्यूटर पर कोई टाइपिंग हो रही हो और जनाब आप उनसे बातें करते करते साथ साथ टाइपिंग कर रहे हो। आपको पता है रिश्तेदारों के आगे जो है ना इमेज बनाना कितना जरूरी है। अब तो वैसे भी मरने वाले हैं सारे तो जितना जल्दी जो है ना हम रिश्तेदारियां बेहतर कर लें, ये तो हमने तय कर लिया। तो इस पे अलग टाइम नहीं लगाएंगे। इसके मैं वो 1-2 सेशंस आप लोगों को, ये जो हमारा फर्स्ट ओरिएंटेशन वाला मॉड्यूल जनरेट होगा पोर्टल पे, मैं उसके साथ वो वीडियोस 2 अटैच कर दूंगा। तो जब भी आपको मौका मिलेगा आप उसे जाके देख लेंगे, थोड़ी सी हम इसकी रिटन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सिलेबस आउटलाइन 3 मेन एरियाज, वही वाली बात, सस्टेनेबिलिटी, रिपोर्टिंग, अश्योरेंस। सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स और उसकी एप्लीकेशन 30 से 40 नंबर की वेटेज। फिर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है और उसके अंदर चीजें किस तरह से होंगी, 30 से 40 नंबर की वेटेज। और देन मैं राइट वाला कॉलम पढ़ रहा हूं, लेफ्ट वाले में उन्होंने लिखा है टीचिंग आवर्स कितने चाहिए। अगर टीचर बगैर तैयारी करके आए और क्लास में खड़े होके ही सारा कुछ होना है तो 145 घंटे। अगर टीचर पहले से वर्किंग करके आया है और उसने किताब बनाई हुई है, हैंडआउट्स आपको दे और चीजें स्मार्ट हो गई और आपकी इन्वॉल्वमेंट भी हो, तो उतना टाइम लगेगा जितना टाइम हमारे पास है। अश्योरेंस रिलेटेड कंसिडरेशन 25 से 35 नंबर। तो 30 से 40 और नीचे 25 से 35, 30 से 5 कम 25 और 40 से 5 कम, तो बड़ा कोई इन्होंने डिस्काउंट दिया।
तो टेक्निकली मैं कह सकता हूं कि तीनों 1/3 1/3 1/3 है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 नंबर यहां कम रख ले। तो वेरी सिंपल वर्ड्स, 3 बराबर हिस्से हैं हमारे सिलेबस के। सस्टेनेबिलिटी की समझ, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की समझ और सस्टेनेबिलिटी की अश्योरेंस की समझ। इसमें भी नोट 2 है, इसमें भी नोट 2 है और इसमें तो समाज सेवा है ही है। फर्दर इसको देखिए तो फर्दर डिटेल से ब्रेकअप है कि ऑब्जेक्टिव, स्कोप और डेफिनेशंस को समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस लेंगे, फेयर प्रेजेंटेशन कैसे होगी या मटेरियलिटी किस तरह से काम करेगी, फिर जो हमारे गवर्नेंस स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिर आपके गाइडेंस के सोर्सेज क्या होंगे, डिस्क्लोजर्स किस किस लोकेशन पे किस किस तरह से होगा, रिपोर्टिंग की टाइमलाइन क्या होगी, जजमेंट्स वगैरह के क्या इंप्लीकेशन होगी, अनसर्टेनिटीज होंगे, एरर्स होंगे तो उसको किस तरह से करेंगे। तो ये एक ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आपको गाइड कर रहा है पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन आपको बताएगा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर और जो आपका स्टैंडर्ड्स हैं SASB के। तो इसमें हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे डिफरेंट जगह पे, उसको हम मुख्तलिफ तरह के सेटअप्स के अंदर किस तरह से देखेंगे। इसी तरह से जो इसके अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे रिलेटेड जो है ना, इसमें S1 S2 अकाउंटिंग / सस्टेनेबिलिटी की मिक्सिंग है। टू बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग आपके अकाउंटिंग वाले पेपर में, यानी कि जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वाला पेपर है, वहां उन्होंने कुछ डिस्कशन ऐड की है, पता नहीं वो कितनी डिटेल में ऐड की है। असूलन व्हाट आई बिलीव कि इन्हें जो SPM चल रहा था वो आधा खत्म कर देते और आधा उसमें सस्टेनेबिलिटी डाल देते और फिर इसकी रिपोर्टिंग डालते अकाउंटिंग वाले पेपर में और इसकी एश्योरेंस डालते ऑडिट वाले पेपर में। उन्होंने सोचा वो पेपर खराब करने के बजाय एक ही पेपर में सारा कचरा इकट्ठा कर देते हैं। तो यहीं पे सस्टेनेबिलिटी की बातें भी है, यहीं अकाउंटिंग वाले डिस्क्लोजर्स को भी हम देख रहे होंगे और यहीं चूंकि ये ज्यादातर डिस्क्लोजर क्वालिटेटिव इन नेचर है और जो क्वांटिटेटिव भी है वो अकाउंटिंग के लंबे लंबे सवाल सॉल्व करने वाले नहीं है। तो इसका जो मैक्सिमम मिजाज है इस पेपर का वो फिलहाल थ्योरेटिकल है। 1-2 अटेम्प्ट के पेपर बनाने के बाद शायद ICAP को समझ आए कि हाँ वो थोड़े से न्यूमेरिकल भी इसमें डाल सकता है। तो फिलहाल तो जो मॉडल पेपर है वो भी यही सजेस्ट करता है कि ये प्योर थ्योरेटिकल पेपर है और जो सिलेबस है वो भी यही सजेस्ट करता है। तीसरा एरिया अश्योरेंस का। अश्योरेंस में उनके पास ज्यादा बातें करने को थी नहीं, उन्होंने कहा प्लान, परफॉर्म, कंक्लूड एंड रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस और अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IES फॉर। अब जिस तरह से IES भी ये था जो आपके ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर जो एथिक्स थे, तो इस तरह से इसके बोर्ड की अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। इंटरेस्टिंगली ऑडिट की नॉलेज और एथिक्स की नॉलेज आप यहाँ पे तकरीबन कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे, यानी ये एरिया हमारा सबसे कम टाइम लेगा क्योंकि इस एरिया के ऊपर आपने कैफ लेवल पे भी पढ़ा है और अगर आप में से CFAP की ऑडिटिंग किसी ने पढ़ ली तो समझे वो तो वैसे ही बड़ा प्रो हो गया। असूलन सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये कम से कम ऑडिट के साथ डाल देते, लेकिन चलें अल्लाह भला करे इनका। तो इधर हमें सबसे कम टाइम लगेगा जबकि इसकी वेटेज भी उतनी ही है जितनी बाकी दो की वेटेज। मॉडल पेपर जो ICAP ने शेयर किया इसके लिए ताकि इसका आइडिया मिल जाए, उस मॉडल पेपर में उन्होंने क्या किया, एक तो जरा बड़ा सा सवाल दिखाया, शुरू में एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 3 hours and 30 minutes। 3.25 घंटे नहीं है, 3.5 घंटे, विच इंक्लूड्स द 15 minute reading time and extra 15 minutes of time that has been allocated due to introduction of computer based examination। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की वजह से लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ICAP ने अपनी तरफ से दरिया दिली दिखाते हुए हातिम ताई की कब्र पे लात मारते हुए 15 मिनट आपको और दे दिए। क्या भाई कंप्यूटर की वजह से दिक्कत हुई ना, 15 मिनट और ले लेना, क्या बात करते हो। तब ये 3.5 घंटे का इम्तिहान है, 15 मिनट रीडिंग टाइम और 3.25 घंटे परफॉर्मेंस टाइम। और अगर आप बहुत चलाक है तो ये परफॉर्मेंस टाइम तो 4-5 घंटे पे भी चला जाता है। ICAP में बच्चों ने जो जो वैरायटियां लगाई है ना, एरोप्लेन मोड ऑन किया, सिस्टम नेट से डिस्कनेक्ट हो गया, अब पीछे सर्वर समझ रहा है कि ये वाला ये जो PC है ये हैंग हुआ हुआ है। ये भाई सब तसल्ली से सवाल पढ़ी जा रहे हैं, जवाब सोच रहे हैं, जवाब को आधा टाइप करना शुरू कर दिया है, एरोप्लेन मोड खत्म किया, वाईफाई दोबारा चलाया तो पता लगा कि आपने 1 सेकंड में पूरा सवाल कर लिया। तो बड़ी सारी वैरायटियां लोगों ने शुरू में की। ICAP हर दफा कोई नई वैरायटी पकड़ता है, बच्चे फिर एक नई वैरायटी लगा देते हैं। तो आप जब पेपर देने जाएंगे तब तक ICAP काफी मैच्योर हो चुका होगा और इस तरह की चालाकियों से आपको रोकने की भरपूर कोशिश करेगा। तो ये जो इन्होंने मॉडल पेपर शेयर किया ना, जैसे ये बताना चाह रहे थे कि हम इसका किस तरह का इम्तिहान बनाएंगे, तो इन्होंने एक सवाल इस तरह का शेयर किया जिसमें इन्होंने IFRS S2 क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर और उससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन थी, एक कंपनी के बारे में बताया और फिर कहा बताएं इसका ये जो क्या एक्सपोजर होगा ट्रांजिशन रिस्क से और लो कार्बन इकोनॉमी, और जाहिर अभी चीजें डिटेल से उस तरह से नहीं है। तो उन्होंने एक सिनेरियो बना के उसके ऊपर आपसे 25 नंबर का एक सवाल पूछ लिया
सर हमारा सेंटर बेस्ड एग्जाम नहीं, मतलब कि हम लोग कंप्यूटर वाले सेंटर होता है, सेंटर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड। सिस्टम अपना देखी जाएगी। अगेन आईकेप का रूल है, गड्डी तू लिया वो पेट्रोल में पवन दिया। तो आईकेप जिन पेपरों में बच्चे कम होते हैं कहता है आप अपने लैपटॉप्स लेके आए, पावर और इंटरनेट हम देंगे। लेकिन अब आईकेप आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है। ये सबसे पहले तजर्बा किया था एमएसए 1-2 पे, उसमें बच्चे बड़े थोड़े से होते थे। फिर कॉर्पोरेट लॉ पे तजर्बा किया, उसके बच्चे भी बड़े थोड़े से होते थे। लेकिन अब इन पेपरों में जब आएंगे, जब ज्यादातर पेपर्स में, तो अब आईकेप अपने ही बुलाएगा आपको अपने सेंटर में, लेकिन लेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। यानी आप सेंटर में जाएंगे तो जिस तरह पीआरसी के इम्तिहान में आप किसी सेंटर में जाते हैं और सामने एक सिस्टम रखा हुआ होता है, तो इसी तरह से उनके बताए हुए सेंटर में आप जाएंगे और सामने रखा हुआ होगा। सिस्टम तो सर 3.5 घंटे तक वो एग्जैक्ट पता लग जाएगा उनको कि अभी टाइम स्टार्ट हो गया। तो और एरोप्लेन मोड कैसे होता है? जी, अब एरोप्लेन मोड कैसे होगा? अगेन मतलब कैसे होता था, बात ये है कि किसी भी सिस्टम में कभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, नेट की कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। फिर एक और चक्कर है, आपने एक पेज देख रहे हैं सवाल का, आपने नेक्स्ट क्लिक किया, गोल गोल घूमना शुरू हो गया। सिस्टम का प्रोसेसर भी हल्का है, रैम भी थोड़ी हल्की है, एक ही इंटरनेट पे 200 बच्चा भी बैठा हुआ है। अब वो जब वो गोल गोल घूम रहा है, अब आप सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये तो 10 सेकंड मेरे सिर्फ पेज चेंज करने पे वो हो जाते हैं। तो जब वो गोल घूम रहा है, आपका टाइमर रोका हुआ है। तो कुछ और सियाने बच्चे भी थे, जब सोच रहे होते थे तो पेज नेक्स्ट, पेज प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस। अब सिस्टम समझ रहा है कि बच्चा पेज पलट रहा है, वो उसको ब्लॉक करता जा रहा है। तो अगेन आईकेप ने एक इंटरनेशनल बॉडी से एक पूरा सेटअप लिया था और वो नाकाम हो गया है। अब ये एक लोकल बॉडी से सिस्टम बनवा रहे हैं जो इन्हें लगता है ज्यादा कामयाब होगा, जो लोकल पाकिस्तानियों की चालाकियों को समझता होगा। सर वो ऑस्ट्रेलिया वाला खत्म कर रही है। ये अब एक नए उस पे आ रहे हैं, यानी कि जो मेरे पास खबर है वो मार्च या अप्रैल में ये एक नए निजाम पे शिफ्ट होने जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली। मैं बहुत एहतियात से, बहुत ही डर के ये जुमला कह रहा हूँ, जो भी सिस्टम होगा आपने तो बस जाके पेपर देना होगा। सर अब आगे है तो इसलिए मुझे टेंशन है कि पहले तो उसमें गुजर गया। अच्छा हाँ, जिनको पहले से यूज टू हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। असल में अब चोरी चकारियां और बेमानियां भी तो बहुत बढ़ गई हैं ना। अब ACCA पहले लेता था कि आप घर बैठ के भी पेपर दे सकते थे, उन्होंने खत्म कर दिया वो। अभी रिसेंटली ACCA ने नोटिफाई किया है कि अब वो इस तरह के पेपर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे घर बैठ के ChatGPT से कर देते थे। तो जाहिर है जब लोग गलत करते हैं तो फिर इदारे उसके हिसाब से, तो एक टाइम आना है फिजिकल दुनिया वापस आ जाएगी। वो कहेंगे फिजिकल दुनिया में चीटिंग नहीं होती, ये सारी चीटिंग होती है ऑनलाइन दुनिया में। तो एक बड़ा सा सवाल दिखाया उन्होंने 25 नंबर का। फिर सवाल औसतन इस लेंथ के है कि एक बड़ा पैरा, एक छोटा सा पैरा, 15 नंबर का, सीधा सीधा थ्योरी बताई, वो ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस वगैरह बताई, उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया। कहीं उन्होंने स्टैंडर्ड को रेफर किया, कहीं एथिक्स को रेफर किया और एक एथिकल इशू बताया, उसके ऊपर वो कर लिया। तो अगर इस पेपर को गौर से देखें तो तकरीबन ये 100% थ्योरी बेस्ड पेपर, जिसमें 6 में से तकरीबन 1.5 सवाल रट्टे वाला नजर आ रहा है, तकरीबन 2-2.5 सवाल दरमियानी लॉजिक के नजर आ रहे हैं और एक बड़ा सवाल तसल्ली से लंबा चौड़ा तबसरा करने वाला नजर आ रहा है। तो समहाउ तकरीबन जिस तरह से ऑडिट का पेपर है उसमें 6 से 7 सवाल, 5-6 सवाल आते हैं और इसी तरह से होता है। हाँ, इतना नहीं होता, ये 25 नंबर का एक सवाल जो है ना, ये थोड़ा सा जरा ज्यादा हो गया। ये ACCA का पैटर्न है। तो अगर ACCA के पास उस तरह का पेपर पहले से चल रहा होता तो शुरू में पहला सेशन हमारे लिए बड़ा आसान होता कि हम थोड़ा सा उधर से आइडिया ले लेते। अभी भी 1-2 ऐसी बॉडीज हैं जहां से ये थोड़ी सी आइडिया लेते हैं, तो वहां से आइडिया लेके कुछ अच्छे से क्वेश्चन बैंक बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब आपकी किस्मत उतनी अच्छी तो नहीं हो सकती जो MSA 1 वालों की थी। MSA 1 और 2 जब नया आया ना, तो लोगों को पता नहीं चल रहा था इसका पेपर कैसे होगा। आईकेप ने एक मॉडल पेपर रखा वेबसाइट पे। अच्छा, पेपर वाले मन तक आईकेप से खुद एक दूसरा पेपर क्रिएट ही नहीं हो सका। तो जब लोग पेपर देने गए तो वही मॉडल पेपर MSA 1 की जो पहली अटेम्प्ट थी उसमें 100% वो मॉडल पेपर उठा के उन्होंने दे दिया था क्वेश्चन पेपर के तौर पर। तो कभी किस्मत ऐसी भी होती है जी। जी, अब अगेन क्या सस्टेनेबिलिटी में लेबर लॉज और चाइल्ड लेबर वगैरह डिस्कस होगा। जो कोर ऑफ सस्टेनेबिलिटी है वो ये चाहता है कि ऐसी बात हो, लेकिन आईकेप का सिलेबस ऐसा नहीं नजर आ रहा। यानी आईकेप के सिलेबस इज मोर अकाउंटिंग फोकस्ड एंड ऑडिट फोकस्ड। हालांकि इसमें जो ये तीसरा वाला वेरिएबल है ना, जिसमें हमने सोशल की बात करनी है, तो यस यहाँ होना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉइज के साथ क्या कर रहे हैं, यह होना चाहिए कि आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर वाली बात जैसे भाई ने की, तो इस तरह की चीजें होंगी। अब
बिटवीन द लाइंस ऑफ सिलेबस नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं ऑन सेफर साइड हम एक वीक के 2 दिन यानी कि तकरीबन कोई 9 घंटे सोशल एलिमेंट पे जरूर देंगे ऑन सेफर साइड। सिलेबस आउटलाइन में एक्सप्रेसली नजर नहीं आ रहा, बट व्हेन आई से सस्टेनेबिलिटी तो उसके अंदर वो चीज बिल्ट इन होती है। और चूंकि उन्होंने कोई किताब स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं दी, तो अब आप ये गेज नहीं कर सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऐसे में मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि आईकैप से कहूं कि एक आध आप और सैंपल मॉडल पेपर भी दें, और दूसरा थोड़ा सा आइडिया दें कि इसके अंदर आप इन चीजों को किस तरह से कवर कर रहे होंगे। लेकिन इधर रहते हुए हो सकता है हम जो पढ़ें वो उससे ज्यादा हो जो असल सिलेबस है। खैर, हमने सिर्फ पेपर पास करना तो छोटा ऑब्जेक्टिव है ना, बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? बेहतर बनाना है। अपने आप को बेहतर बनाना है। अगर आप इसको कह देते ना नोटू कमाना, तो यकीन माने सारी तकरीर बेकार हो जाती। सोच रहे थे ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है? एक ही टेक्निक है, क्लास छोड़नी नहीं है। चूंकि शायद आप बगैर क्लास लिए किताब पकड़ें जो 200 सफ़े की और उसे रट्टा मार के और पेपर में 50-60% परफॉर्म भी कर दें, लेकिन उसमें अजियत ज़्यादा है। अगर आपने हर दिन की क्लास ले ली तो ये क्लास आपको ना सिर्फ अभी फ़ायदा देगी बल्कि आगे भी फ़ायदा देगी। यकीन माने बहुत सस्ते में बहुत अच्छी क्लास आपको मिल रही है। मेरी अगस्त में कोलालमपुर में एक सेशन है जो कि पर अटेंडी मैंने अच्छे खासे पैसे लेने हैं। आप सबने मिला के उतने पैसे नहीं दिए होंगे जितने एक बंदे से वहां पे मिल जा रहे हैं, जहाज और रिहाइश होने के जिम्मे। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो सारी बात सीख रहे हैं जो हम दुनिया को बस वहां इंग्लिश में बोलना है, यहाँ देसी जबान में बोलना है। तो जो दुनिया को हम बता रहे हैं आप लोगों को बहुत सस्ते में पता लग रहा है। अब अगर किसी ने डिस्काउंट की बात की ना तो मैंने ये बात की है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त इस क्लास में ना मेरा ख्वाहिश ये होगी कि आप लोग कम से कम पेपर पास करें, लेकिन आप लोगों को वो सारी गेमें समझ आए जो आगे जाके आपके काम आएंगी। यानी ज्यादा से ज्यादा आगे जाके आप क्वालिफाई कर रहे हो, लेकिन आपके पास इतना नॉलेज हो कि क्वालिफाइड बंदा सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑडिट आपको आता हो, और उसमें सस्टेनेबिलिटी का जब टॉप अप हो तो आप बड़े अच्छे लेवल पे अच्छी अमाउंट में अर्निंग कर सकें, वेदर आप अपनी फर्म बना रहे हैं और वेदर आप किसी फर्म के साथ या किसी क्लाइंट या किसी कंपनी के साथ रैच हो रहे हैं। तो इसलिए इस पेपर को ना थोड़ा सा आपने इस नीयत से भी पढ़ना है कि ये आपको फ्यूचर रेडी कर रहा है। तो पेपर पास होना तो सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव है। अल्लाह करे मैं कम्युनिकेट कर पाया हूँ। तो एक ही टेक्निक है, बस क्लास रेगुलर लेनी है, किसी क्लास को मिस मत करें। पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। 2 दिन आपने आना है, 2 दिन एक्टिव रहना है। कम से कम समझ के गए हुए होंगे ना, ये ऐसी बातें जो दिमाग में बैठ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप आज जाके आज का लेक्चर भुलाने की कोशिश कर भी दें तो भी आपके दिमाग में सस्टेनेबिलिटी और इसकी इंपॉर्टेंस अब आ चुकी है। ये अब अंडू नहीं हो सकती, अब चैन की नींद नहीं आएगी। और मैं वो तो तस्वीर भी नहीं दिखा सका उस बच्ची की जिसने दुनिया को परेशान कर दिया था। ग्रेटा नाम था, तो आप अगर सर्च करेंगे GRETA, मैंने वो स्लाइड में बिल्कुल लास्ट टाइम अपनी स्लाइड में एक चेंज किया था, वो मैंने फिर सोचा कि चलो उसकी तस्वीर भी डाल दें। वो जिस खातून ने दुनिया को वक्ता डाल दिया था, ताकि आप लोग भी कहें कि इसकी वजह से हमारा सस्टेनेबिलिटी का पेपर ऐड हुआ है। तो आईकेप इतना बुरा नहीं है। आपको आज तक नफरत थी कि आईकेप ने क्यों एक्स्ट्रा पेपर ऐड कर दिया। यकीन माने ये पेपर आज से 10 साल बाद आपको महसूस होगा कि आईकेप ने बड़े अच्छे टाइम पे बहुत अच्छा पेपर सही वक्त पे आपको पढ़ा दिया था। पास होना ना होना मुकद्दरों की बात। फाइनल रिकमेंडेशन ये है कि अंडरस्टैंडिंग इज अ मस्ट, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एटीट्यूड बड़ा जरूरी है। सिर्फ क्लास ली, हल्ला गुल्ला की और चले गए और सोचा नहीं और समझा नहीं, तो वो गलत है। आप एक दिन के फायदे के लिए नहीं पढ़ रहे, आप एक ओवरऑल बड़े फायदे के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छी रिटेंशन की स्किल्स चाहिए होंगी। इसका मतलब है कि सिर्फ समझना नहीं है, कुछ चीजें आपने जहन नशीन भी करनी है। तो वही वाली बात, सिलेक्टेड क्रैमिंग का कॉन्सेप्ट होगा। टेकिंग क्लासेस इज हाईली रिकमेंडेड। और फाइनली, क्योंकि क्लास लेने से आप लोगों को सस्टेनेबिलिटी की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें पैसे आ जाएंगे। वो प्रॉफिट भी तो जरूरी है ना। मैं पीपल और प्लेनेट की बात करता रहूं और प्रॉफिट की बात ही ना हो, तो खैर अगेन वही वाली बात है। सीए फाइनल के बच्चे से क्या कमा लेना है हमने। एनी रेलेवेंट क्यूरी, और रेलेवेंट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप अचानक से कहें कि सर मेरे 2 पेपर हैं, मैं वो पेपर और वो पेपर साथ दूं या ना दूं, ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? मई का फर्स्ट वीक मैक्सिमम डेडलाइन है, और जो हार्ड डेडलाइन है, मतलब सॉफ्ट डेडलाइन है, वो अप्रैल एंड है। अप्रैल का लास्ट वीक मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये हम इसको खत्म कर दें। एक हफ्ता मैंने ऑन सेफर साइड थोड़ा सा देखे ना। बात ये है कि अचानक से बीच में
कुछ भी नहीं, रमजान तो है ही है, वो तो नोन फैक्टर है। कुछ अननोन फैक्टर होते हैं ना, एकदम से जनाब पता लगता है कि केपीके पंजाब पे हमला कर दे, सीडीएस का तो मूड और पता लगे 2 हफ्ते के लिए क्लासें बंद हो जाएं, एकदम से जो है वो गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दे कि पढ़ना पढ़ाना सस्टेनेबिलिटी के लिए नुकसानदेह है। जब स्मॉग का वेदर होता है तो सबसे पहले एजुकेशनल कॉलेज बंद करते हैं कि ये धुआं बहुत छोड़ते हैं। फैक्ट्रियां बंद नहीं करते, कॉलेजेस बंद कर देते हैं। तो इसलिए ना मतलब अब हर सेशन में ना कोई एक अजीब सा नया इवेंट आ जाता है। अब पिछले साल भी इसी तरह से जब मार्च में सेशन शुरू हुआ तो हमने बच्चों से कहा कि भाई जो नॉन छुट्टियां वो ईद वगैरह की हैं और कुछ अनहोनी छुट्टियां अचानक से आ सकती हैं। तो बच्चों ने कहा सर अब नहीं आती अनहोनी छुट्टियां, वो पहले 9 मई पे अचानक से ही होता था, एक 9 मई पे हमला हुआ था, अगले 9 मई पे उसकी यादगार बनाई गई थी। तो उस दफा 9 मई पे पाकिस्तान इंडिया हो गया, फिर हफ्ते के लिए कॉलेज बंद हो गए। तो इसलिए ना कुछ ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो इसलिए मैं ख्वाहिश है अप्रैल एंड की, लेकिन अगर बहुत मजबूर हुए तो मई के फर्स्ट वीक तक। जी पेपर कब होते हैं? पेपर कब होते हैं? जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। इस मार्च को छोड़ के हर 3-3 महीने बाद पेपर हुआ करेंगे उन बच्चों के जो कि वो कर रहे हैं, सिर्फ सीफैप दे रहे हैं, और जो आर्टिकल्स कर रहे हैं उनके लिए साल में 2 अटेम्प्ट्स हैं। वो 2 कौन सी हैं आपका पार्टनर आपको बताएगा। आईकैप एक खूबसूरत रूल ला चुका हुआ है, फर्म का पार्टनर, जिस पार्टनर से आपकी रजिस्ट्रेशन है वो आपको डिफाइन करेगा कि आपने साल में कौन सी 2 अटेम्प्ट्स देनी है। लेकिन जो खाली पेपर्स पढ़ रहे हैं वो साल में 4 दफा पेपर दे सकते हैं, लेकिन इस साल 3 से ज्यादा दफा पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि इस साल मार्च की अटेम्प्ट नहीं है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब नॉर्मली फाइनल ये होता है कि पढ़ते तो हम हैं, ठीक है, टेस्टिंग की तरफ से मामला जो है ना वीक होता है। बिल्कुल, इन्होंने कहा नॉर्मली फाइनल में हम पढ़ते हैं, टेस्टिंग की तरफ से मामला वीक होता है। सब्जेक्ट की तरफ से मसला नहीं, ऑब्जेक्ट की तरफ से मसला है। टीचर चाहता है कि टेस्टिंग करे। सर फिजिकल में ये इजी है टेस्टिंग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पहला दिन है, आप जोश में हैं, ठीक है। महीने बाद ना यहाँ 3 बच्चे बैठे हुए होंगे, मैं कुर्सी यहाँ लाके बैठा हुआ होऊंगा और मैं कहूँगा यार देखो, एक वक्त होता था कि क्लास भरी हुई होती थी, बड़े सारे बच्चे पढ़ रहे होते थे, अच्छे जमानों की बातें हैं, लोग टेस्टों के बारे में बात करते थे। आप लोग कंसिस्टेंट रहे, हम तो बहुत ज्यादा शौकीन है। 1-2 हफ्ते गुजर जाए, बेस बन जाए। जैसे कल का दिन भी हमारा ना सस्टेनेबिलिटी के फायदे, एनवायरनमेंट को क्या फायदे हैं, अकाउंटेंट के क्या फोकस हैं, कल का हमारा पूरा सेशन जो है वो उसी की रिवॉल्व कर रहा होगा। तो 1-2 हफ्ते गुजरने के बाद जब बेस बन जाएगी, फिर आप कहेंगे सर हम रेडी हैं, हमने ये 2 दिन पढ़ा है, हम हफ्ते वाले दिन या इस दिन आके टेस्ट दे सकते हैं, या क्लास से पहले जिस वक्त आप कॉर्पोरेट लॉ वालों के साथ मत्था मार रहे होंगे उस वक्त हम आके एक प्यारा सा टेस्ट दे देंगे। और अब टेस्ट लेने में हमारा तो खर्चा भी नहीं होना, और आपको कागज दिए तो गुना। आपसे कहेंगे ग्रुप में जनाब हमने टेस्ट भेज दिया है, आप लोगों ने टेस्ट करके उसको सॉफ्ट कॉपी में ग्रुप में हमें जमा करा देना है, और ग्रुप में ही हम आपको आपका रिजल्ट दे देंगे। आप करने वाले बने, हम बहुत शौक से टेस्ट चेक करेंगे। क्योंकि टेस्टिंग मारती है, मैं नया स्टूडेंट नहीं, पुराना स्टूडेंट हूं। ऐसे ही है, थोड़ी देर बाद वापस आया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें ना ये लोग नजर आने बंद हो गए थे। जब लोग नजर आने बंद हो जाते, मैंने इसीलिए एग्जांपल दी कि 550 बच्चों को 2 हफ्ते बाद जो लाइव सेशन मिलना है, जिसमें तो तड़प के आना चाहिए यार 2 हफ्ते बाद सर के साथ आज बहुत सारे सवाल पूछेंगे, 3 बच्चे, 2 बच्चे। तो उसके बाद अगर अच्छा बच्चे कहते थे सर टेस्ट, मैं कहा हाँ ठीक है, टेस्ट रख दिया। 550 बच्चों का हमने मॉक कंडक्ट किया, कितने लोग आए होंगे? 0। फिजिकल ऑनलाइन 5, फिजिकल 0। 550 में से, चलो 550 में से कुछ ऐसे होंगे जिनकी 6 महीने बाद अटेम्प्ट होगी, अभी से पढ़ना शुरू हो गए होंगे, फिर भी 300 बच्चों का पेपर था। सर अगर 3 भी हुए ना तो फिजिकल छोड़िएगा, मतलब मैं कम से कम आप फिजिकल टेस्ट देने वाले बने, हम बहुत शौक रखते हैं। ये ना उसके बाद में क्लासेस ऑनलाइन जी, इन्होंने मतलब एक अच्छा जाहिर है, एक खौफ होता है कि बाद में क्लासेस कहीं ऑनलाइन तो नहीं हो जाएंगी। अगर एक क्लास हमने पहले दिन फिजिकल कह के और इरादा करके शुरू की है, देखिए अभी तक हम अपनी टीम भी इकट्ठी कर रहे थे और दोबारा से हिम्मत इकट्ठी कर रहे थे। मैंने 3 साल पहले फिजिकल क्लास की थी और उस वक्त 2 साल के बाद की थी, ये सोच के कि शायद बच्चे आ जाए, बच्चे नहीं आए थे। यानी कि लोग फिजिकल आना बंद हो गए थे, ऑनलाइन में ही, क्योंकि फर्म वालों का मसला। इस दफा हिम्मत इसलिए की है, फर्म वालों की वजह से हिम्मत नहीं की, उन बच्चों की वजह से हिम्मत की है जो कि कैफ से फ्री हुए हैं, वो 24 घंटे के स्टूडेंट है। शायद ये लोग अपनी पुरानी आदतों पर कायम हो और ये आ सके, तो इसलिए इस तरह से है। लेकिन अगर एक क्लास शुरू हुई है
तो अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने मतलब इस बात पे कायम रहेंगे कि फिजिकल क्लास चल रही है, अनलेस गवर्नमेंट किसी वीक हमें मना कर दे, हम अपना सेशन करते रहेंगे। मतलब आपको पहले दिन ही बता दूंगा कि हम इस पूरे सेशन में अब बल्कि आपको तो ईद भी नहीं, हाँ ईद टकराएगी। हमें मार्च की 20 के आसपास एक हफ्ता हमारा ईद से डिस्टर्ब होगा, और फरवरी के सेकेंड वीक में हम तकरीबन 5 हफ्ते के बाद एक हफ्ते की ब्रेक लेंगे, जिसमें हम एक अपनी तरफ से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वो टेस्ट ये टेस्ट होगा कि आप लोग आते हैं या नहीं आते, बजाय इसके कि आज इमोशनल होकर मैं आपको 13 हफ्ते का एक टेस्टिंग स्केड्यूल दूं। मैंने आपको कहा कि थोड़ी बेस बनने के बाद हम पहले एक तजर्बा करेंगे, एक टेस्ट रखेंगे जिसमें थोड़ा सा आप एक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और उसके बाद जिनको वो अच्छा लगा वीकली हम शुरू कर देंगे। तो ये टोटल यहाँ डेमोक्रेसी चल रही होगी। आप अगर चाह रहे हैं तो हम तो और ज्यादा चाह रहे होंगे। पर एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है, अब आगे से 3 मंथ्स वाला मामला आ रहा है, तो उसमें ही फिजिकल वाला चलेगा या वो? अब अगेन क्या आगे से फिजिकल चल सकेगा, मैं इस दफा इसलिए एक्साइटेड था कि शायद ये एक तकरीबन आखिरी फिजिकल बैच है, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड था, और मैं चाह रहा था कि हम फुल फ्लैज 6 टीचर्स के साथ इसको वो लेके चलें फिजिकली। रिपोर्टिंग और बीएफडी में जब हमें कोई नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी XYZ अनाउंस कर दिया, हम पहले वेट किया, कोशिश किया, मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया, लेकिन सारे मायूस हो चुके थे सीए फाइनल को पढ़ाने से। तो फिर हमने अपने सिस्टर कंसर्न से इस्लामाबाद में जो SBM है, क्योंकि मैं 10 साल तक इस्लामाबाद जाता रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा था कि अम्मार अहमद वहाँ पे एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड टीचर है, बड़े ज़बरदस्त फ्लो में चीज़ों को लेके चलता है। वो भी इस वक्त मुल्क से बाहर है और वो भी ऑनलाइन क्लास दे रहा है। तो फिर हमने उनके साथ वो किया, और रिपोर्टिंग और BFD में फिर हम ऑनलाइन दे रहे होंगे, और 4 सब्जेक्ट हम फिजिकल दे रहे हैं। उसका भी टाइम टेबल सिंक करके इस तरह से बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये आखिरी सेशन है जिसमें हमारे पास 4 सवा 4 महीने हैं। उसके बाद क्या होगा, लोग पेपर देंगे, एक आध हफ्ते का रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा पढ़ने के बारे में सोचेंगे, 2 महीने बाद फिर अटेम्प्ट आई भी होगी। और ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पेपर से पिछले हफ्ते तक पढ़ाई हो रही हो। ये वैसे फायदा है मेरे हिसाब से, कि मतलब वैसे भी इतना ही पढ़ते हैं तो बेहतर ऐसे ही है। तो प्रैक्टिकली पढ़ाई अब क्या होगी आगे, हर 3-3 महीने बाद वाले जब सेशन होंगे तो 2 तरह के सब वो चल रहे होंगे कॉन्सेप्ट। कुछ कॉलेजेस कर रहे होंगे कि हम 6 महीने की क्लास कर रहे हैं, आप आज पढ़ना शुरू कर दो, 3 महीने बाद के अटेम्प्ट मत देना, 6 महीने बाद के अटेम्प्ट देना। कुछ कॉलेजेस कुछ सब्जेक्ट्स में क्रैश कोर्सेज दे रहे होंगे। टू मी, मैं कॉर्पोरेट लॉ को कम टाइम में ना करा सकूं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का मैं तकरीबन 5 हफ्ते टाइप का क्रैश कोर्स या इस तरह की कोई चीज जरूर जारी रखने की कोशिश करूंगा कि जिसमें लोग आए और 1.25 महीने में तैयारी हो। लेकिन इस वक्त जो आखिरी चांस हमारे पास डिटेल लंबी क्लासेस का है वो बस ये सेशन है। इसीलिए हम बड़े एक्साइटेड हुए थे कि ये सेशन हमने किसी भी सूरत में फिजिकली करना है और लोगों को मोटिवेट करना है। और कोशिश अभी इस वक्त भी देखे ना, मतलब मुश्किल से 2-3 कॉलेजेस ही फिजिकल क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की करा पा रहे हैं। तो बस कोशिश की है, तो हमारी तरफ से इंशाल्लाह ताला, मतलब गवर्नमेंट से हमेशा डर लगा रहता है, तो अगर कोई एक्सटर्नल हालात खराब ना हुए तो हमारा इंशाल्लाह भरपूर इरादा है। जी सर, जिसमें आईसीडब्ल्यू का बड़ा इंटरेस्ट है, तो आईसीडब्ल्यू में सस्टेनेबिलिटी का कोई नहीं, प्रॉपर उस तरह से पेपर नहीं है। इसका पास पेपर्स यूज हाँ, अगेन प्रॉपर नहीं है, लेकिन उनकी केस स्टडी में कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं। तो वो अगेन आईकेप इस वक्त ना आईसीडब्ल्यू से भी एक स्टेप आगे चलना चाह रहा है। एमएससी 2 में आईकैप सीएसआर को बहुत ज्यादा टच करता था। बिल्कुल। लॉजिस्टिक्स का भी उसने सवाल दिया, ऐसे ही है। एविएशन इंडस्ट्री को भी टच, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके सवालों को हम यूज कर रहे हैं, वो रेलेवेंट। हम बहुत सारे और सवाल भी यूज करेंगे, यानी कि जो मैं 1 महीना किताब के लिए कह रहा हूँ, वो किताब का सिर्फ टेक्स्ट वाला कंटेंट नहीं, उसके सवालों वाला कंटेंट। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि कुछ 100-150 सवालों का हमारे पास क्वेश्चन बैंक ऐसा बन जाए जो बड़े अच्छे तरीके से टेस्टिंग कर रहा हो, जिसमें मैं मुख्तलिफ बॉडीज के सवालों को भी देखूं और कुछ सेल्फ जनरेटेड सवालों की तरफ भी आए। तो अगेन आईकेप के लिए तो पेपर बनाना काफी आसान हो गया है। पता नहीं आपने एग्जामिनर का आर्टिकल पढ़ा है या नहीं पढ़ा। एग्जामिनर का एक आर्टिकल था जिसने कहा था कि अब जब इतनी ज्यादा ऑटोमेशन आ चुकी है और एआई टूल्स हैं, तो एग्जामिनेशन बनाने वाली बॉडीज को भी चाहिए कि वो उसको यूज किया करे। असल में हुआ ये कि मैं एक आर्टिकल पढ़ा था आईकेप के मैगजीन में, जिसमें एक बंदे ने कहा था कि ऑटोमेशन बड़ी जबरदस्त आ गई और अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बॉडीज को चाहिए कि वो अपनी असेसमेंट करते वक्त, अपना पेपर बनाते वक्त एआई टूल्स को यूज किया करे। मैं डर गया, मैंने कहा ये आईकेप के मैगजीन में लिखा है, ऐसा ना हो कि एग्जामिनर ने पढ़ लिया हो। जब एंड पे पहुंचा तो वो बाय एग्जामिनर था, वो आर्टिकल लिखा ही डायरेक्टर एग्जामिनेशन में था। तो आप थोड़ा और आगे आएंगे तो गेमें बहुत खतरनाक है। तो आईकेप तो कोई भी सवाल किसी भी तरह से बना सकता है कभी भी। सर अब तो हम भी पीछे नहीं है, हर बंदे क्या आता है। अब तो मसला ही कोई नहीं है। आपको मैंने चैप्टर के हैंडआउट्स दिए, आपने चैप्टर तैयार किया, आपने उठा के जीपीटी को दिया, उसको कहा भाई मुझे 2 आसान, 2 दरमियाने और 2 बहुत टेढ़े सवाल बना दो, बना दिए उसने। आपने वहीं अपनी टाइपिंग ही करनी है ना पेपर में,
टाइपिंग करके जवाब दिया और कहा मुझे 10 में से नंबर दो, वो कहेगा 6 नंबर। तो आप कहेंगे मेरे नंबर क्यों काटे हैं बताओ, वो कहेगा ऐसे इस वजह से। आप कहेंगे अच्छा अब मुझे बताओ मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूं। आपके पास तो अपना पर्सनल छोटा सा ट्यूटर मौजूद है। मैं तो इसके बहुत सारे और फायदे बताऊंगा, आप लोग पहली इंस्टॉलमेंट जमा करा दें, ऐसा ना हो कि फिर आप कहेंगे यार सस्टेनेबिलिटी पर चैट जीपीटी से ही पढ़ लेते हैं। वो भी पेड है। जी हाँ, चैट जीपीटी एक्यूरेट जो है वो पेड वाला है, और पेड भी $20 पर मंथ। तो 5 महीने $20, $100 से तो कम ही होगी वाली क्लास, बस ठीक है। फिर लोकल चैट जीपीटी से पढ़ ले, खैर है। ठीक है जी, और कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? एक सवाल, रमजान में क्या होगा? इस टाइम पे तो आप तरावी की कोशिश कर रहे होंगे, तरावी के लिए एक्टिव हो रहे होंगे, और अफ्तारी खा के जो है आप आधा घंटा केलोला किया होगा आपने। तो रमज़ान में इस सारे टाइम को 3 घंटे पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। अगेन एट दैट टाइम जितने लोग जिंदा हुए, जितने लोग आ रहे हुए, क्योंकि असल में ना मैं अब आप लोग पहली दफ़ा आके एक्साइटेड हो रहे हैं, मैं 3-4 दफ़ा मायूस हो चुका हूँ। लोग आते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से ठंडे हो जाते हैं। तो आज से 5-6 हफ्ते बाद, तकरीबन 6 हफ्ते बाद हमारा रमज़ान वाला से वो हो जाएगा मामला, तकरीबन 6ठे हफ्ते। तो उस वक्त हम एक जो है वो डेमोक्रेसी करेंगे। जितने लोग उस वक्त तक बचे हुए उन लोगों से पूछेंगे कि हम ये टाइम कर रहे हैं कि आपको सूट कर रहा है। 1.25 घंटे शायद रमजान में आपके लिए मुश्किल हो जाए तो उसको 1.5 घंटा कर लेंगे। अगर आपके लिए मुश्किल नहीं है तो मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है, और जितना ज्यादा रोजा लगे उतना ज्यादा सवाब भी आ ही सकता है। एक टाइम हो गया सहरी के बाद। इन्होंने कहा सहरी के बाद वाला ऑप्शन भी मौजूद है। यकीन करें मैंने सन 2012 में आखिरी दफा वो क्लासेस पढ़ाई थी, उसके बाद वो बच्चे मर गए जो सुबह सहरी के बाद आ सकते हैं। आप आने वाले बने, मैं बहुत शौक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो सारे लोग ना, असल में हमारा प्रॉब्लम है कि हमने एक पूरे मॉब को स्टैंडर्डाइज उसमें लेके चलना है, तो इसलिए इतनी मुश्किल बात हम नहीं करते जो लोगों के लिए जरा थोड़ा सा जरा था। अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ वो रात में चोरी चकारी वगैरह, तो वो तो फिर आप तो हर जगह ही अनसेफ है। सहरी के वक्त तो मशहूर है। अच्छा सहरी का वक्त, उन्होंने कहा सहरी का वक्त मशहूर है, सहरी के वक्त डाके ज्यादा पड़ते हैं। अच्छा चलें, ये फिर जो है ना, मैं सहरी के बाद ना नॉर्मली इतना निकलता नहीं बाहर, तो जो है ना इसलिए इतना आइडिया नहीं कि सहरी के फौरन बाद क्या चल रहा होता है। तो ठीक है जी, रमज़ान में आइडियली शायद हम इसको 3 घंटे पीछे करके, और ये दोपहर समझें कोई 3 से 4:30 टाइप का, मतलब एक ऐसा टाइम है जो आगे अफ्तारी को भी ज़्यादा ना टकराए और पीछे आप अपने ऑफिस से भी निकल के आ चुके हो, क्योंकि ऑफिस अक्सर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। तो जितने लोग उस वक्त मौजूद हुए, हम एक दफ़ा फिर से डेमोक्रेसी कर लेंगे इस पे। डन। तो कल फिर इकट्ठे होते हैं। कल हम कोर्स का करिकुलम नहीं, और हम एक दफ़ा सस्टेनेबिलिटी के वो जो 3 पिलर्स हैं जो हमें जगह जगह पूरे सिलेबस में इस्तेमाल होंगे, हम उन 3 पिलर्स को समझेंगे, और सस्टेनेबिलिटी के सोसाइटी, अकाउंटेंट्स और इन सारी चीज़ों पे क्या असरात हैं वो समझेंगे। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला कल।